आपके इसमें दबा हुआ था। एक मिनट लगा देता हूँ। क्या हुआ इसमें, तो वो हट गया। नहीं, ऐसे ही था। लाइव हो गया। बाहर से लगा लीजिए सर ऐसे। हम्म मैं लिंक भेज देना। सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो कल हमने पढ़ा था एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, और उसमें एपिडर्मिस और उसके मॉडिफिकेशंस पढ़ रहे थे। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का मतलब हुआ एपिडर्मिस और उससे बनने वाली चीजें, तो उसमें उसके मॉडिफिकेशंस आ गए। ठीक है, एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर था, वो हमने देखा। और मॉडिफिकेशन में अगर रूट की एपिडर्मिस है तो उसमें रूट हेयर प्रेजेंट है, वो मॉडिफिकेशन हुआ। अगर शूट में मान लीजिए है तो मोस्ट ऑफ द केस में, नॉट ऑलवेज, ऐसा नहीं है कि हर जगह ट्राइकोम प्रेजेंट ही होगा, बट मोस्ट ऑफ द केस, मेजॉरिटी ऑफ द केस में ट्राइकोम प्रेजेंट है। तो ट्राइकोम जहां भी प्रेजेंट है वो देख लिया। फिर अगर लीफ की एपिडर्मिस है तो उसमें मॉडिफिकेशन स्टोमेटा जो अभी हम पढ़ेंगे, और बाकी जो लीफ में क्यूटिकल प्रेजेंट होता है वो हमने लिख लिया था। लीफ में 2 एपिडर्मिस होती हैं वो देख लिया था। जीरिक ग्रासेस की लीफ में बुलीफॉर्म या मोटर सेल्स थी, वो भी पढ़ लिया था। और अगर ऑर्किड या किसी एपीफाइट की रूट है तो वहां पे वेलामेंट टिश्यू भी है जो वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करता है, तो वो भी एपिडर्मल के मॉडिफिकेशन में था। आज हम स्टार्ट करेंगे पहले स्टोमेटा, फिर हम अपना ग्राउंड टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू, और फिर आगे के टॉपिक्स पे जाएंगे, है ना। सो वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अटेंडेंस के हिसाब से सरफराज, निधि, अयाज, विधि, एंड देन शिवानी जैन, दीपांशु, अंशिका, श्लोक, अशोक, बरखा, तान्या, कनिका, अंशिका, प्रतिभा, हर्षिता, समीर, अशोक, जोबिया, श्लोक, ऋतु, गुंजन, फरहीन, साक्षी, विद्या, रानी, हिमांशी, महनाज, हिमांशु, पंडित, अनिकेत, सुब्रो, विश्वास, सदफ, फरहीन, नाज। और किसी का नाम छूट गया हो तो सॉरी फॉर दैट, बट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम स्टार्ट करेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हमारा नेक्स्ट सेक्शन, जो हमने जहां से छोड़ा था। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के मॉडिफिकेशन में हमें स्टोमेटा पढ़ना है, और अभी हम स्टोमेटल एपरेटस वर्ड भी यूज करेंगे। कहाँ करेंगे उसको भी देखेंगे, है ना। स्टोमेटा जानते सब हैं, स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन करने में हेल्प करता है। ट्रांसपिरेशन इज लॉस ऑफ वाटर, वेपर फॉर्म में अगर वाटर का लॉस होता है तो ट्रांसपिरेशन कहलाता है। तो ट्रांसपिरेशन का जो स्ट्रक्चर है वो स्टोमेटा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई गैसियस एक्सचेंज करना है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को छोड़नी है या ऑक्सीजन छोड़नी है, CO2 लेनी है, लाइक दिस, तो उसमें भी हेल्प करेगा, है ना। स्टोमेटा को अगर हम फंक्शन के हिसाब से देखेंगे तो ये ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपिरेशन एंड ऑल्सो फॉर गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज का मतलब हो गया CO2 O2 के लिए, और ट्रांसपिरेशन वाटर के वेपर के लिए। क्लियर, तो ये बात हमारी होगी, है ना। गैमोडिक्ट, गुड मॉर्निंग। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर पे चलते हैं। तो ईच स्टोमेटा, कोई भी स्टोमेटा बनाएंगे, डाइकॉट मोनोकॉट दोनों के स्टोमेटा आपकी बुक में दिए हुए हैं। तो अगर हम कोई भी स्टोमेटा बनाते हैं तो लाइक हर एक स्टोमेटा में देयर आर 2 सेल्स जो इस तरीके से हैं, या फिर आप इनको, अगर आप डाइकॉट और मोनोकॉट का अलग अलग बनाएंगे जैसा बुक में बना हुआ है, तो ये डंबल शेप भी हो सकती हैं। सो दीज आर द 2 गार्ड सेल। अभी हम लेबलिंग कर लेंगे। इनकी जो अंदर वाली वॉल होती है वो थिक वॉल होती है, इनर जो वॉल है वो
थिक है। ऐसे यहां भी आप थिकनेस के हिसाब से बनाएंगे कि जो इनर वॉल है वो थिक है। लाइक दिस। फिर इसके बाहर क्या प्रेजेंट होगा? इसके बाहर प्रेजेंट होगा कुछ और एपिडर्मल सेल हैं जिनको आप सब्सिडियरी सेल्स बोलते हैं। बाहर की तरफ देयर आर सो मैनी इन केस ऑफ डाइकॉट। मोनोकॉट में यहां पे आपको केवल 2 ही नजर आएंगी, ये सब्सिडियरी सेल है। ये और फिर बाहर जो भी नजर आएगा वो आप नॉर्मल एज यूजुअल जो एपिडर्मल सेल, क्योंकि एपिडर्मिस का मॉडिफिकेशन है तो यहाँ पे एपिडर्मिस के हिसाब से ये स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, है ना। ऐसे यहाँ भी लाइक दिस। तो ये डाइकॉट मोनोकॉट का स्टोमेटा हो गया कि एक डाइकॉट का स्टोमेटा क्या है और एक मोनोकॉट का स्टोमेटा क्या है ना। लेवलिंग करते हैं फटाफट। सबसे हमने पहले क्या देखा? अंदर ये 2, दीज आर 2 गार्ड सेल। यहां भी 2 हैं जो येलो से बनी हुई है, दीज आर 2। शेप अलग है। आपने डाइकॉट का बनाया तो यहाँ पे गार्ड सेल कैसी है? ये बीन शेप है या किडनी के जैसी है, किडनी शेप्ड। यहां कैसी है? ये डंबल शेप है। तो ये डिफरेंस हो गया कि डाइकॉट और मोनोकॉट के स्टोमेटा में क्या चेंज है। तो एक गार्ड सेल का चेंज आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद क्या है? यहाँ पे ये व्हाइट जो बनी हुई है, दीज आर सब्सिडियरी सेल्स जो हेल्प करने में चाहिए। यहां भी ये है, बट डिफरेंस क्या है कि यहां पे मोर देन 2 सब्सिडियरी सेल्स हैं, जबकि यहां पे सिर्फ 2 हैं, ओनली 2 सब्सिडियरी सेल्स हैं। तो ये एक डिफरेंस वैलिड हो गया, है ना। बाकी क्या है? ये तो एपिडर्मल सेल हो गई जो रेड से बनी हुई है, जैसे एपिडर्मिस में नॉर्मल सेल होनी चाहिए वो। यहां पे भी ये एपिडर्मल सेल है। यहां पे ये अंदर एक स्पेस है जिसे आप स्टोमेटल पोर कहते हैं। स्टोमेटा का पोर या एपर्चर लिख सकते हैं। वो स्टोमेटा का पोर या एपर्चर यहां भी है ना। तो स्टोमेटा का पोर हो गया सराउंडेड। पोर क्यों बना है? बिकॉज ऑफ 2 गार्ड सेल, और उसके बाहर जो सेल्स हैं वो सब्सिडियरी सेल्स। गार्ड सेल का नंबर फिक्स होगा। ईच स्टोमेटा कंसिस्ट ऑफ 2 गार्ड सेल। शेप अलग अलग हो सकता है डाइकॉट मोनोकॉट के हिसाब से। दूसरी चीज, सराउंडेड बाय न्यूमरस। इन केस ऑफ डाइकॉट मोर देन 2 होती हैं, तो इन केस ऑफ डाइकॉट आप न्यूमरस सब्सिडियरी सेल्स बना सकते हैं, बट इन केस ऑफ मोनोकॉट देयर आर ओनली 2 सब्सिडियरी सेल्स। गार्ड सेल के अंदर वाली वॉल थिक है, बाहर वाली वॉल थिन। आप चाहे तो इस साइड में लिख लीजिए, ये आउटर वॉल है। तो जो आउटर वॉल है वो थिन है, और जो अंदर वाली वॉल है, इनर वॉल, वो थिक। और वो डाइकॉट मोनोकॉट दोनों जगह है, उधर भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो दोनों में वॉल का डिफरेंस वैलिड नहीं होगा। दोनों में बस आपको ये ध्यान रखना है कि कहां पे क्या है। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर हो गया कि गार्ड सेल कैसा दिखाई देता है, सब्सिडियरी सेल्स क्या है। और बाकी जो एपिडर्मिस में, ये एक्चुअली एपिडर्मिस के ऊपर माइक्रोस्कोप रख के देखा गया है, तो आपको ये आप कह सकते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। ये आपको माइक्रोस्कोप को ऊपर से ऑब्जर्व करोगे, तब आपको लीफ को जब ऊपर से ऑब्जर्व करोगे तो स्टोमेटा आपको दिखाई दे जाएंगे। क्लियर? तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि स्टोमेटा किस तरीके से। एक वर्ड जो ऊपर लिखा हुआ है कि स्टोमेटल एपरेटस आप कब यूज करोगे, तो 2 गार्ड सेल लेनी है आपको, सब्सिडियरी सेल्स लेनी है 2 या 2 से ज्यादा जैसा भी प्रेजेंट है, और स्टोमेटल पोर लेना है। ये जो 3 चीजें लिखी हुई हैं, इन तीनों को मिला के आप बोलते हैं स्टोमेटल एपरेटस। जब वर्ड आएगा कि स्टोमेटल एपरेटस क्या है, तो इसका मतलब है इट कंसिस्ट ऑफ 2 गार्ड सेल surrounded by 2 or more than 2 subsidiary cells with a pore or aperture that is called stomatal pore or aperture। तो ये आपको स्टोमेटा के apparatus में ध्यान रखना है। और स्टोमेटा अगर पूछा जाए कि स्टोमेटा में कितनी सेल है, तो वेरिएबल हो गया। डाइकॉट में 2 तो गार्ड सेल हो गई और 2 से ज्यादा सब्सिडियरी सेल्स हैं,
और मोनोकॉट में आप कह सकते हैं कि स्टोमेटा में कितनी सेल होती हैं टोटल, तो 4 सेल के हो गए, 2 गार्ड सेल हो गई और 2 सब्सिडरी सेल्स हो गई। और गार्ड सेल का शेप जो है वो चेंज है, तो वो शेप याद रखना है, और नंबर ऑफ सब्सिडरी सेल्स है वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो लेफ्ट ये जो बना हुआ है ये डाइकॉट का स्टोमेटा है, लेफ्ट साइड में जो बनाया हमने, और जो राइट साइड में बनाया मैंने वो मोनोकॉट का स्टोमेटा है। तो डाइकॉट और मोनोकॉट के स्टोमेटा का ये डिफरेंस आ गया, तो आपको ये डिफरेंस याद रखना है। ठीक है, ओके। शिवानी जैन ने लिखा था सर ये इसी चीज से, इसी चैप्टर में है बेटा, ये दूसरा नहीं शुरू हुआ है। स्टोमेटा का एपरेटस जो कल आप कल पढ़ रहे थे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आपने एपिडर्मिस पढ़ा, फिर मैंने आपको रूट हेयर, ट्राइकोम, मोटर या बुलीफॉर्म सेल्स और वेलामेंट टिश्यू 4 मॉडिफिकेशन पढ़ाए थे। ये 5वां मॉडिफिकेशन है, एपिडर्मिस से ही बनने वाला स्ट्रक्चर है। तो चैप्टर तो अभी एनाटॉमी ही चल रहा है, अभी आगे और भी चलेगा, कल वाली क्लास में भी एनाटॉमी बड़ा चैप्टर हो गया। तो आपको ये एनाटॉमी में ही पढ़ना है, और एनाटॉमी में हम कहां पे इसको पढ़ रहे हैं, इसको एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर पढ़ रहे हैं। क्लियर। फिर सरफराज ने लिखा है सर एक क्वेश्चन है डंबल शेप पर। बोलो बेटा क्या क्वेश्चन है आपका। यस, आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। सरफराज ने लिखा हुआ है सर ओपन और क्लोजर कैसे होता है डंबल शेप का। बेटा वो सब इसके बाद चैप्टर में पढ़ोगे। किसी भी स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग का मतलब जो फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट है वो तो हम फिजियोलॉजी में ही पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल, क्योंकि एनाटॉमी के हिसाब से स्टोमेटा दिखाई देगा, मॉर्फो में तो स्टोमेटा दिखेगा नहीं। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से कोई डाउट हो तो आप मोस्ट वेलकम है, पूछ सकते हो। मैकेनिज्म की ओपनिंग क्लोजिंग कैसे होगी, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट चैप्टर, है ना, वो हमें नेक्स्ट चैप्टर में लेना है। तो फिलहाल अभी हम उसको कंसर्न में नहीं ले रहे, है ना। और बताइए। ठीक, ये आपकी बुक का डायग्राम है। अगर आप बुक के हिसाब से देखना चाहें तो आपको 2 गार्ड सेल, है ना, सब्सिडरी सेल्स, वो एक ही बात है, जैसे चाहे वैसे बना लीजिए। ये लार्ज एपिडर्मल सेल हो गई, ये सब्सिडरी सेल्स हो गई, ये गार्ड सेल हो गया, ये स्टोमेटल एपर्चर हो गया, है ना। अब एक जो सबसे बड़ी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि गार्ड सेल ऐसी सेल हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, ये लिखा है बीच में, है ना। जो गार्ड सेल है, दीज आर द ओनली एपिडर्मल सेल्स विच हैव क्लोरोप्लास्ट। किसी भी एपिडर्मिस की सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, मतलब कोई भी एपिडर्मल सेल कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं करेगी एक्सेप्ट गार्ड सेल्स। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एपिडर्मल सेल्स possess क्लोरोप्लास्ट, या विच ऑफ द फॉलोइंग एपिडर्मल सेल्स आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। तो उसका आंसर केवल गार्ड सेल आएगा। मतलब अगर हम और सेल्स की बात करें तो और कौन सी है, एपिडर्मिस में कहीं पे कोई जो भी आपने एपिडर्मिस बनाया था उसमें कहीं फोटोसिंथेसिस की बात नहीं हुई। रूट हेयर फोटोसिंथेसिस नहीं करते, ट्राइकोम फोटोसिंथेसिस नहीं करते, वेलामेंट टिश्यू नहीं करता, मोटर या बुलीफॉर्म सेल्स नहीं करते, इवन सब्सिडियरी सेल्स भी फोटोसिंथेसिस नहीं करती। कौन करेगा फोटोसिंथेसिस, केवल गार्ड सेल कर सकती है। तो ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है ना। कहते हैं कि हमें बिल्कुल एक लाइन पॉइंट करनी है जो एग्जाम में आ सकती है, ढूंढ के निकालनी है। तो वो ढूंढ के निकालने वाली बात क्या है, ये कि जितना भी हमने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में पढ़ा और जो नहीं भी पढ़ा, दोनों मिला के, है ना। मेरा स्टेटमेंट क्या था कि गार्ड सेल्स आर द ओनली एपिडर्मल सेल्स विच हैव क्लोरोप्लास्ट इन देम, है ना। ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा, ओनली एपिडर्मल सेल विच हैव क्लोरोप्लास्ट इन देम। तो ये आपको स्टेटमेंट याद रखना है कि गार्ड सेल में आप क्लोरोप्लास्ट बनाओगे, बाकी किसी भी एपिडर्मिस की चीज में आप क्लोरोप्लास्ट नहीं बनाओगे। क्लियर बात हो गई। तो ये हमारा स्टोमेटा की बात हो गई। दोनों गार्ड सेल या सिर्फ डाइकॉट में, बेटा गार्ड सेल बोला गया तो गार्ड सेल तो डाइकॉट मोनोकॉट दोनों में आ रही है, और एक स्टोमेटा में 2 गार्ड सेल होती हैं, वो भी तो सब कॉमन सी बात है। यहाँ पे गार्ड सेल लिखा है ना, यहाँ को डाइकॉट मोनोकॉट थोड़ा ना बोला मैंने। फरहीन, मोनोकॉट में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, किसने कहा नहीं होता, कहां लिखा है मोनोकॉट में नहीं होता। मोनोकॉट की जो गार्ड सेल आप बनाओगे
उनमें भी क्लोरोप्लास्ट बनाओगे। डायग्राम में नहीं दिखाया, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होता। आपको जो स्टेटमेंट ध्यान में रखना है वो ये कि गार्ड सेल्स आर द ओनली एपिडर्मल सेल्स व्हिच हैव क्लोरोप्लास्ट इन देम, है ना। तो ये नहीं कि आप इसको अगर कहें कि सर हम इसको यहां दिखाएं क्या, यहां तो क्लोरोप्लास्ट बना नहीं है, नहीं बना तो आप बना सकते हैं, वो इश्यू नहीं है ना। कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमें इस बात पे जाना है कि क्या किसी एपिडर्मिस के अंदर फोटोसिंथेसिस हो सकती है। एपिडर्मिस और एपिडर्मिस से बनने वाले जो स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े, क्या उनकी सेल में कहीं पे क्लोरोप्लास्ट है जिससे वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको गार्ड सेल याद रखना है ना। क्योंकि जो चीजें इसमें जो एक्सेप्शंस हैं फिजियोलॉजी के हिसाब से कि देयर आर फ्यू जिनमें नहीं है, और फिर उनकी ओपनिंग क्लोजिंग कैसे होगी, तो जब ओपनिंग क्लोजिंग की बात आएगी तो उसको तब देखेंगे कि गार्ड सेल में ओपनिंग क्लोजिंग कैसे होती है, स्टोमेटा कैसे ओपन या क्लोज होते हैं। और उसमें भी हमें जो पढ़ना है वो जर्नलाइज मैकेनिज्म है। एनसीईआरटी में तो इतना सा दे रखा है पैराग्राफ, जिससे बता दिया गया कि गार्ड सेल की ओपनिंग क्लोजिंग कैसे होती है। लेकिन जितना भी हमें जरूरी है वो उतना डेफिनेटली आगे पढ़ेंगे। टिल देन आप इंतजार करिए कि फिजियोलॉजी में जाके जब आपको इनकी मैकेनिज्म पढ़नी होगी तो हम वो भी पढ़ेंगे। अभी के लिए याद रखने की चीज कि गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्योंकि ये एनाटॉमी में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा कि इनमें से किस सेल्स के अंदर, किस एपिडर्मल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, या इसको फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम कहते हैं। अब इसको कैसे समझोगे, इसको आप ऐसे समझो, मैं पहले आपको अपने तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, फिर जो बुकिश लैंग्वेज है वो तो हम देख लेंगे, है ना। अगर आप एक प्लांट का मतलब एक स्टेम या एक रूट का, यहां पे ग्राउंड टिश्यू पढ़ने से पहले आपको ये माइंड में रखना है कि थोड़ी देर के लिए प्लांट की लीफ को हटा दो, हम बात करेंगे रूट और स्टेम की। ठीक है, हालांकि एपिडर्मिस तो सब जगह होती है, एपिडर्मिस तो स्टेमन में भी आएगी, कार्पल में भी आएगी, बट पहली चीज तो यह था कि हमें फ्लोरल एनाटॉमी नहीं पढ़नी। ठीक, कोई क्वेश्चन नहीं करना उसमें आपको। हमारा जो चैप्टर है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, दैट इज स्पेसिफिकली फोकस्ड विद स्टेम, रूट, लीफ, तीन चीजों के अलावा में चौथा कोई स्ट्रक्चर पढ़ना नहीं है। अब दूसरी बात क्या है, लीफ की जो एनाटॉमी है वो बिल्कुल अलग तरीके की है। मतलब लीफ की एनाटॉमी बहुत सिंपल है, दो एपिडर्मिस के बीच में क्लोरोप्लास्ट वाली सेल और फोटोसिंथेसिस हो रही है, ज्यादा कोई झंझट है ही नहीं लीफ में। लीफ में कहीं सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होती तो कोई वो भी इश्यू नहीं आएगा। तो अभी हम ग्राउंड टिश्यू पढ़ने से पहले लीफ को भी किनारे कर देते हैं। अब क्या बचा हमारे पास, स्टेम और रूट, और हमें दो चीजें देखनी है, डाइकॉट और मोनोकॉट। तो बेसिकली हमारे माइंड में अब जब जितनी देर आप ये ग्राउंड टिश्यू पढ़ रहे हो उतनी देर तक आपको ध्यान में ये बस ये रखना है कि हमारा जब भी क्वेश्चन आएगा तो डाइकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट रूट, मोनोकॉट स्टेम, इसी में घूमते फिरते रहेंगे। अब इस केस में मैं आपको एक जर्नल लेआउट समझा रहा हूं कि हमें कौन कौन सी लेयर पढ़नी है या कौन कौन सी एक्चुअल लेयर होती है। मैं जो लेआउट बना रहा हूं वो किसी रूट या स्टेम का नहीं है, अभी मैं कुछ नहीं लिख रहा कि वो किसका है। मैं तो आपको बस एक सीरीज बता रहा हूं कि मान लीजिए अगर आपने एक प्लांट को टीएस में कट किया तो ये एक सर्किल बन के आएगा, एक अंदर का सर्किल होगा। ये अंदर का सर्किल क्या है, ये पेरीसाइकिल है। पेरीसाइकिल वो लेयर है जिसके अंदर प्लांट का सेंट्रल एक्सिस है, एक पेरिफेरल एक्सिस है और एक सेंट्रल एक्सिस है। एक बड़े से पाइप के अंदर एक छोटा पाइप डाल दिया गया, तो बड़े पाइप और छोटे पाइप के बीच में जो आएगा वो बाहर का हिस्सा हो गया, और छोटे पाइप के अंदर जो आएगा वो प्लांट का अंदर का हिस्सा हो गया। तो पेरीसाइकिल प्लांट का अंदर का हिस्सा कहलाता है। यहां से सेंट्रल एक्सिस शुरू होगा, टिश्यू के हिसाब से ये सेंट्रल सिलेंडर कहलाता है। कि प्लांट में सेंट्रल सिलेंडर आपसे पूछा जाए, इसी को अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो इसे स्टील बोलेंगे कि पेरीसाइकिल के अंदर जो भी कुछ है दैट इज कॉल्ड स्टील। अब इस पेरीसाइकिल के अंदर क्या क्या आता है, पेरीसाइकिल के अंदर वेस्कुलर बंडल आएंगे। मैं मान लेता हूं कि बंडल जो है वो रिंग में अरेंज है, मान लीजिए ये एक और स्पेस है, और यहां मैंने क्या किया है, यहां मैंने वेस्कुलर बंडल्स बना दिए, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। ये अलग अलग वेस्कुलर बंडल्स बना दिए। वेस्कुलर बंडल जो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का पार्ट बन जाएंगे, है ना। ये ठीक। तो अगर आप इस येलो वाले सेक्शन को छोड़ दो तो अंदर फिर आपको व्हाइट में क्या मिलेगा, दिस पोर्शन जो सेंट्रल मोस्ट है, इसे बोलेंगे आप पिथ या मेडुला
मेडुला का वो पोर्शन जो बंडल के बीच बीच में जाएगा, लाइक दिस, है ना। ये भी तो पिथ का ही पोर्शन है, क्योंकि येलो वाला स्ट्रक्चर छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, बाकी जो ये स्ट्रक्चर है ये क्या है, जो बंडल के बीच में जा रहा है। तो बंडल के बीच में जो जा रहा है वो पिथ का ही पार्ट है, बट हम इसे बोलेंगे क्या, दिस पार्ट इज कॉल्ड मेडुलरी रे। मेडुला से बना है तो ये क्या बन जाएंगी, मेडुलरी रे बन जाएंगी। ठीक, एक ये चीज हो गई। व्हाट अबाउट दीज येलो स्ट्रक्चर्स, ये येलो स्ट्रक्चर्स क्या है, ये हो गए वेस्कुलर बंडल। ठीक, तो ये पूरे वेस्कुलर बंडल मैंने मान लीजिए रिंग में अरेंज कर दिए। ठीक, ये तो अंदर का पार्ट हो गया। अब इसके बाहर क्या प्रेजेंट होगा, इसके बाहर अगर आप देखोगे तो इसके बाहर आपको अलग अलग लेयर फॉर एग्जांपल मिलेंगी। जैसे पेरीसाइकिल के बाहर, अब मैं पूरी रिंग नहीं बना रहा, नीचे जगह नहीं है, ऊपर बना दे रहा हूं। आप मान लीजिए कि एक रिंग ये है जो पेरीसाइकिल को सराउंड करेगी, ये पूरी रिंग होगी, आप कंप्लीट बना लीजिएगा चाहो तो ये लेयर क्या है, ये एंडोडर्मिस है। फिर इसके बाहर मान लीजिए एक और लेयर आएगी लाइक दिस, आप पूरा सर्किल कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये लेयर क्या है, दिस इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। इसके बाहर भी फिर एक और लेयर आएगी, ये ऐसे ये सर्किल पूरा कंप्लीट होगा। तो ये बाहर वाली लेयर क्या है, ये है हाइपोडर्मिस। और फिर जो सबसे बाहर आएगा, मान लीजिए यहाँ पे एक लेयर आप सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाओगे एज यूजुअल, जैसे है विद मॉडिफिकेशन एंड ऑल, तो ये लेयर क्या बन जाएगी, ये बन गया एपिडर्मिस। ठीक है, तो मैंने आपको एक सिंपल लेआउट समझाया कि अगर हम मान लीजिए किसी जर्नल, हमें नहीं पता अभी ये रूट है या स्टेम है, हम देखेंगे क्या है सिचुएशन, बट हमें सिर्फ ये देखना है कि अभी हम ग्राउंड टिश्यू में क्या पढ़ने वाले हैं। एपिडर्मिस और एपिडर्मिस से बनने वाला जो स्ट्रक्चर था वो आप पढ़ चुके हैं, दिस विल बी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, है ना, ईटीएस आप पढ़ चुके हैं पूरा। ऐसे ही वेस्कुलर बंडल से बनने वाला जो भी कुछ बनेगा आगे, अभी हम वो भी देखेंगे, दिस विल बी वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो एपिडर्मिस से बनने वाला चीज और वेस्कुलर बंडल, इनको हटा दो तो प्लांट में जो भी कुछ बचेगा दैट विल बी, बाकी जो भी कुछ लिखा है फ्रॉम हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, पिथ या मेडुला और मेडुलरी रे, ये सब बाकी जो बचा हुआ है ये सब क्या बन जाएगा, ये सब कहलाएगा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में हमारा सीक्वेंस प्रोबेबली क्या आएगा कि पहले हाइपोडर्मिस पढ़ेंगे, फिर कॉर्टेक्स पढ़ेंगे, फिर एंडोडर्मिस देखेंगे, फिर पेरीसाइकिल पे जाएंगे, फिर पिथ या मेडुला पढ़ेंगे, फिर मेडुलरी रे पढ़ेंगे, और फिर लास्ट में हम वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम पे जाएंगे। तो आने वाले कुछ मिनट्स के अंदर आपको आधे घंटे तक आप मान लीजिए कि हमें ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पढ़ना है। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में ये लेयर्स एग्जिस्ट करती हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, एपिडर्मिस और उससे बनने वाली चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब अगर हम ग्राउंड टिश्यू की बात करें तो ग्राउंड टिश्यू को फंडामेंटल टिश्यू कहते हैं। ये भी जरूरी नहीं है कि रूट और स्टेम में ये सारी लेयर होंगी, अभी हम ग्राउंड टिश्यू की बात कर रहे हैं कि जो भी आपने नाम लिखे हैं, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, पिथ, मेडुला और मेडुलरी रे, तो ऐसा भी नहीं है कि ये सारी चीजें होंगी, कुछ कम होगा कुछ ज्यादा होगा, लेकिन सीरीज यही आएगी। अगर आप कोई लेयर बीच में से हटा रहे हो तो किसके बाद क्या आएगा, वो आपका सीक्वेंस यही फॉलो करना है आपको, है ना। फिर ये भी ध्यान में रखना है कि जैसे हम जब स्टील पढ़ेंगे तो स्टील का मतलब यहाँ पे क्या है, स्टील का मतलब है पेरीसाइकिल के अंदर। तो पेरीसाइकिल के अंदर तो दोनों चीजें हो गई, एक तो ये वेस्कुलर बंडल हो गए जो वीटीएस का पार्ट है, और पेरीसाइकिल के अंदर पिथ, मेडुला और मेडुलरी रे आ गए जो जीटीएस का पार्ट है। तो मतलब स्टील में दोनों टिश्यू आते हैं, वेस्कुलर टिश्यू भी आता है, ग्राउंड टिश्यू भी आता है, लेकिन स्टील में एपिडर्मल टिश्यू नहीं आ सकता, बिकॉज स्टील तो प्लांट के अंदर का हिस्सा है, बाहर का तो है नहीं, और एपिडर्मिस तो बाहर प्रेजेंट होती है। तो स्टील के अंदर जो भी कुछ आएगा दैट विल बी ओनली ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एज वेल एज वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। स्टील में एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का कुछ भी नहीं आएगा, तो उसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। क्लियर, आप ये भी कह सकते हैं कि अगर मैं ग्राउंड टिश्यू को अलग अलग डिवाइड करूं तो इनको नोटिस करके देखिए कि अगर हम ग्राउंड टिश्यू में मान लीजिए ये लेते हैं पेरीसाइकिल, मेडुला और मेडुलरी रे, तो क्योंकि ये तीनों चीजें जहां स्टार लगा हुआ, ये तीनों चीजें स्टील का पार्ट है,
तो इसका मतलब ये टिश्यू कौन से कहलाएंगे, नीचे लिख देता हूं, ये बन गए स्टीलर ग्राउंड टिश्यू, क्योंकि ये स्टील का पार्ट है या स्टील के अंदर है, तो आप चाहे तो लिख लीजिए इंट्रा स्टीलर ग्राउंड टिश्यू, क्योंकि ये स्टील के अंदर आ रहे हैं तो ये क्या बन गए, इंट्रा स्टीलर। और स्टील से बाहर क्या जा रहा है, वो डबल स्टार लगा लीजिए, हाइपोडर्मिस बाहर है स्टील से, कॉर्टेक्स स्टील से बाहर है, एंडोडर्मिस स्टील से बाहर है, तो ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे एक्स्ट्रा स्टीलर। किसी भी क्वेश्चन में जो टर्म्स यूज करने हैं वो जरूरी नहीं है कि हर टर्म एनसीईआरटी में गिवन हो। इंट्रा स्टीलर, एक्स्ट्रा स्टीलर, ये सब चीजें तो अपने आप समझना है आपको, कि लिटरल मीनिंग से भी याद रखना है कि अच्छा ऐसा कुछ पूछ लिया गया तो मुझे आसानी हो। अब आपसे मान लीजिए तीन ऑप्शन आपको दे दिए मैंने, चौथा आप अपनी मर्जी से जो लिखना चाहें। आपसे कहा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंट्रास्टीलर टिश्यू, तो इंट्रास्टीलर कौन सा नहीं है वो देखना है। बट अगर इंट्रास्टीलर ग्राउंड टिश्यू ढूंढना है तो फिर ग्राउंड में से देखना है, क्योंकि इंट्रास्टीलर ग्राउंड टिश्यू कौन से है, वो पेरीसाइकिल, पिथ और मेडुलरी रे। बाकी जो भी चौथा दिया होगा वो इंट्रास्टीलर ग्राउंड टिश्यू नहीं है। बट अगर आपसे कहा जाए कि इंट्रास्टीलर टिश्यू में आपको वेस्कुलर भी आएगा, तो वो भी ऑफ कोर्स वेस्कुलर बंडल भी आएंगे, वो भी तो स्टील के अंदर ही आते हैं, तो इंट्रास्टीलर वो भी होंगे, बट वो इंट्रास्टीलर वेस्कुलर टिश्यू बन जाएंगे। वेस्कुलर टिश्यू स्टील से बाहर होते ही नहीं, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में वेस्कुलर बंडल पेरीसाइकिल के अंदर ही बनाओगे आप, पेरीसाइकिल के बाहर वेस्कुलर बंडल नहीं होते। एक्सेप्शन अभी भी छोड़ दो आप, जो चीज है पढ़नी नहीं है उसके बारे में कोई जिक्र भी नहीं करना। तो वेस्कुलर बंडल आपके लिए आंसर क्या हो गया कि वो तो पेरीसाइकिल के अंदर ही होते हैं। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जब आप पढ़ोगे तो लिखा होगा कि वो तो ऑलवेज इंट्रास्टीलर है, वहां तो हम जो बात कर रहे हैं वो स्टील के अंदर ही बात करेंगे। तो ये क्वेश्चंस जब आते हैं कि किसके अंदर क्या है, कहां पे क्या कंसिडर करना है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि क्या इंट्रास्टीलर है, क्या एक्स्ट्रा स्टीलर है, और ग्राउंड टिश्यू में क्या आ रहा है। ग्राउंड टिश्यू इंट्रास्टीलर भी हो सकते हैं, एक्स्ट्रा स्टीलर भी हो सकते हैं। एपिडर्मल टिश्यू हमेशा एक्स्ट्रा स्टीलर ही होंगे, वेस्कुलर टिश्यू हमेशा इंट्रास्टीलर ही होंगे। आप स्टील के रिस्पेक्ट में अगर तीनों टिश्यू सिस्टम को लेके आओगे तो ऑप्शन निकल के आ जाएंगे, है ना, क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं ग्राउंड टिश्यू की, कि ग्राउंड टिश्यू क्या होता है। तो ग्राउंड टिश्यू आप देखोगे तो यहां मेंशन है एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर। एपिडर्मिस वाले और वेस्कुलर बंडल वाले को छोड़ दीजिए तो बाकी सब ग्राउंड टिश्यू हो गए। लीफ में जो मीजोफिल सेल आप बोलोगे वो ग्राउंड टिश्यू में आएगा। अभी हम लीफ को छोड़ देते हैं क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही माना कि लीफ के अंदर अभी हम बात नहीं कर रहे। यस, रूट और डाइकॉट स्टेम की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे लिखा है एक्स्ट्रा स्टीलर ग्राउंड टिश्यू, इंट्रास्टीलर ग्राउंड टिश्यू। वेस्कुलर सिलेंडर के अंदर जो आएंगे वो इंट्रास्टीलर, वेस्कुलर सिलेंडर के बाहर जो जाएंगे वो एक्स्ट्रा स्टीलर। व्हाट अबाउट वेस्कुलर सिलेंडर, ये वेस्कुलर सिलेंडर क्या है, वेस्कुलर सिलेंडर का मतलब था स्टील। अभी मैंने लिखा वेस्कुलर सिलेंडर को हम क्या बोलेंगे, स्टील बोलेंगे। तो स्टील के अंदर क्या आएगा, स्टील के बाहर क्या आएगा, वो ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है ना। फिर एक एक्सेप्शन ये दिया है कि मोनोकॉट के स्टेम में देयर इज नो सच डिस्टिंक्शन। जैसे आपने ये इंट्रास्टीलर और एक्स्ट्रा स्टीलर बनाए हैं ना, मोनोकॉट के स्टेम में ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता वो भी आगे हमें डिस्कस करना है। तो ये जो बात थी इंट्रास्टीलर एक्स्ट्रा स्टीलर, वो लिखा है रूट, रूट लिखा है तो इसका मतलब डाइकॉट मोनोकॉट दोनों, और डाइकॉट के स्टेम, मोनोकॉट का स्टेम नहीं, क्योंकि मोनोकॉट के स्टेम में इंट्रास्टीलर एक्स्ट्रा स्टीलर ऐसी चीजें नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी उसका भी रीजन है, वो भी आगे आप स्टडी करोगे। लेकिन अगर हम मोनोकॉट स्टेम को छोड़ दें तो डाइकॉट का स्टेम, डाइकॉट की रूट, मोनोकॉट की रूट, तीनों में एक्स्ट्रा स्टीलर और इंट्रा स्टीलर आप अप्लाई कर सकते हो। मोनोकॉट के स्टेम में ये डिस्टिंक्शन वर्क नहीं करेगा। और जहां तक लीफ की बात है, चाहे वो डाइकॉट की या मोनोकॉट की हो, वहां पे ग्राउंड टिश्यू का मतलब सिंपल है, केवल एक ही चीज होती है ग्राउंड टिश्यू के नाम पे, दैट इज कॉल्ड मीजोफिल सेल। मीजो मतलब इन बिटवीन, फिल मतलब लीफ। तो लीफ में दो एपिडर्मिस के बीच में जो सेल आ रही हैं, सिंपली दो सेल्स आर कॉल्ड मीजोफिल सेल, जो फोटोसिंथेसिस करती हैं। तो लीफ की एनाटॉमी इज क्वाइट सिंपल, क्वाइट सिंपलर एनाटॉमी है एज कंपेयर टू रूट एंड स्टेम। और उसमें भी मोनोकॉट का स्टेम है तो वो भी एक अलग तरीके का है, क्योंकि वहां पे ऐसा कुछ डिस्टिंक्शन नहीं है। वो तीन रह गए आपके लिए, डाइकॉट की रूट, मोनोकॉट की रूट और डाइकॉट का स्टेम, जहां पे आपको ग्राउंड टिश्यू या फंडामेंटल टिश्यू को लेयर वाइज पढ़ना है ना, जहां पे इंट्रास्टीलर एक्स्ट्रा स्टीलर वर्क करेगा। ये बात हो गई जर्नल। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं वन बाय वन, दैट इज
सबसे पहले क्या आएगा, अगर आप सीरीज में लेके आओगे तो हाइपोडर्मिस। क्लियर? तो पहले हम हाइपोडर्मिस से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे की तरफ मूव करेंगे। हाइपोडर्मिस कैसी होती है? हाइपोडर्मिस का मतलब क्या है? हाइपो मतलब बिलो, डर्मा मतलब लेयर। तो हाइपोडर्मिस का मतलब क्या हो गया कि ये बिलो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे है। ठीक, मल्टी लेयर्ड होती है, कई सारी लेयर होती है। अब ये केवल स्टेम में होती है, ओनली इन स्टेम, रूट में नहीं होती। इसका मतलब जब मैंने लिखा है ओनली इन स्टेम तो मींस कि रूट के डायग्राम में हाइपोडर्मिस नहीं आएगा। और लीफ तो मैंने अभी आपको बोला कि लीफ, जब तक आप ग्राउंड टिश्यू पढ़ रहे हो डिटेल में, तब तक लीफ के बारे में अभी हम कोई जिक्र नहीं कर रहे, है ना। तो अगर आप रूट और स्टेम को कंपेयर करोगे तो चाहे डाइकॉट हो या मोनोकॉट का हो, हाइपोडर्मिस कहां होती है? केवल स्टेम में मिलेगी आपको, है ना। स्टेम में मिलेगी तो यहाँ पे डिफरेंस है। डिफरेंस क्या वर्क करता है कि किसमें कौन सी है? तो ये कॉलन काइमा की बनी होती है, कॉलन काइमेटस। ये आपको मिलेगा डाइकॉट स्टेम, या फिर ये बनी होगी स्केलेरन काइमा की, स्केलेरन काइमेटस। और ये मिलेगा आपको मोनोकॉट स्टेम। तो अब आपके लिए यहां पे एक डिफरेंस क्रिएट हो गया कि डाइकॉट के स्टेम को मोनोकॉट के स्टेम से अगर आपको डिफरेंस लाना है तो कैसे ला सकते हो? बाय द नेचर ऑफ हाइपोडर्मिस, कि कॉलन काइमा की बनी हुई है तो डाइकॉट का स्टेम होगा, स्केलेरन काइमा का बना है तो मोनोकॉट का स्टेम होगा। तो हम डिफरेंस के अकॉर्डिंगली इसको कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर? फिर आते हैं, और फंक्शन क्या होगा? दोनों का काम मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, बट ऑब्वियस है स्केलेरन काइमा में स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो यानी मोनोकॉट के स्टेम में स्ट्रेंथ ज्यादा होगी अगर क्राइटेरिया केवल हाइपोडर्मिस है तो, क्योंकि इस स्टेम में बहुत सारे टिश्यूज हैं। तो अगर आप ओवरऑल स्ट्रेंथ की बात करोगे तो वहां नहीं जा सकते। ये नहीं कह सकते कि मैंगो का ट्री जो है वो सॉफ्ट है और बनाना का जो भी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है वो हार्ड हो जाएगा, क्योंकि बनाना तो मोनोकॉट है ना। या ग्रास का हार्ड हो जाएगा, ग्रास तो मोनोकॉट है, क्योंकि सर ने तो ये पढ़ा दिया। मैंने केवल हाइपोडर्मिस को कंपेयर किया है। अगर आप दोनों की हाइपोडर्मिस को कंपेयर करोगे तो ये बात आएगी कि हाइपोडर्मिस के बिहाफ पे मोनोकॉट का स्टेम रेजिस्ट करेगा और डाइकॉट का स्टेम कंपैरेटिवली वीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप ओवरऑल स्टेम की बात करोगे तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आने बाकी हैं, है ना। इसीलिए कहते हैं ये आधी अधूरी नॉलेज ना गलत हो जाती है, वो तो आपके लिए डेट्रीमेंटल हो जाएगी कि सर ने केवल इतना लिखा था और ये कहा था कि इसके बेसिस पे तो ये हार्ड हो जाएगा, तो मोनोकॉट तो हार्ड होना चाहिए। हमें तो मैंगो का ट्री, मैंगो के ट्री में तो सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है, मोनोकॉट के अंदर तो सेकेंडरी ग्रोथ होती ही नहीं। और मैंगो की ट्री अगर प्राइमरी ग्रोथ का भी है तब भी उसके अंदर और भी बहुत सारी लेयर आएंगी, ग्रासेस के अंदर तो वो लेयर होती ही नहीं है। स्ट्रेंथ का पैरामीटर अगर हाइपोडर्मिस है तो हमारी लाइन वैलिड होगी, नहीं तो देखा जाएगा किसमें क्या वैलिडिटी आती है। हाइपोडर्मिस के नीचे क्या आएगा? हाइपोडर्मिस के नीचे डायग्राम में क्या बनाया आपने? कॉर्टेक्स बनाया। जर्नल कॉर्टेक्स लिखा है या कॉर्टेक्स लिखा है, डजंट मैटर। क्लियर? ये कैसा होता है? मल्टी लेयर्ड है। किसका बना है? लूजली अरेंज पैरेन्काइमा। अगर लूजली अरेंज है तो इसका मतलब क्या होगा? लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस हो जाएंगे, है ना, विद इंटरसेल्युलर स्पेस। क्योंकि जब भी आप मल्टी लेयर्ड बनाओगे तो स्पेस आएगा ही आएगा पैरेन्काइमा में, और यहां तो ये भी बात हो रही है कि ये लूजली अरेंज है तो स्पेस और बड़े हो जाएंगे। फंक्शन क्या होगा कॉर्टेक्स का? फूड स्टोरेज। सिंपल फंक्शन है। पैरेन्काइमा का काम फूड स्टोरेज है, तो कॉर्टेक्स का काम भी क्या निकल के आएगा? फूड स्टोरेज। ठीक है, तो हाइपोडर्मिस हो गई और कॉर्टेक्स हो गई, है ना। हाइपोडर्मिस केवल स्टेम में है, ये याद रखिएगा। अब इसके बाद लेयर क्या आएगी? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस को आप समझो। अब एंडोडर्मिस जो है वो स्टेम और रूट की अलग अलग है, ये स्टेम की है और ये रूट की है। पहले स्टेम की बात करते हैं। एंडोडर्मिस को बोला जाता है, कॉर्टेक्स की लेयर है, इसे बोलते हैं इनर मोस्ट कॉर्टिकल लेयर। कॉर्टेक्स की जो लास्ट लेयर होगी उसी को क्या बोल देंगे? एंडोडर्मिस, क्योंकि ये सिंगल लेयर्ड है। और कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा का है तो ये किसका बनेगा? पैरेन्काइमा का, पैरेन्काइमेटस हो गई।
पैरेन्काइमा का काम फूड स्टोरेज करना है और प्लांट में रिजर्व फूड क्या होता है, स्टार्च। तो ये बेसिकली स्टार्च को स्टोर करेगी। और एंडोडर्मिस के बाद क्या आएगा, पेरीसाइकिल। डायग्राम याद रहेगा ना, क्योंकि बार बार पीछे जाना। एक बार अपना अच्छे से डायग्राम जो मैंने बनाया आपको ये समझाने के लिए, इसको अच्छे से दिमाग में बसा लीजिए किसके बाद क्या आ रहा है। अभी जो मैंने आपको लिखा कि भाई ये एंडोडर्मिस बनाया मैंने, कि एंडोडर्मिस जो है वो सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, तो हमने एक लेयर बना दी। तो अगर आप ये लेयर बना दोगे तो ये लेयर एक ही बनेगी, बिकॉज ये लास्ट लेयर है। कॉर्टेक्स की जो लास्ट लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस, है ना। ये पूरा यहां से यहां तक का कॉर्टेक्स था, ये लिखा हुआ है। तो इनर मोस्ट कॉर्टिकल लेयर को क्या बोला गया, एंडोडर्मिस। और क्योंकि आखिरी लेयर है, सिंगल लेयर है, तो कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स हो गई, स्पेसेस नहीं आएंगे। अब मान लीजिए पेरीसाइकिल, अब यहां पढ़ोगे आगे पेरीसाइकिल कैसी होती है, जैसी भी होती होगी, बट पेरीसाइकिल तो स्टील का पार्ट हो गया। तो स्टील के ऊपर क्या होगा, एक ऐसी लेयर नजर आएगी जिसमें स्टार्च के ग्रेन्स का डिपोजिशन ज्यादा है, बिकॉज स्टील के अंदर स्टार्च के ग्रेन का डिपोजिशन ज्यादा नहीं होता। मतलब पेरीसाइकिल के अंदर जो है वो स्टार्च का एक्यूमुलेशन ज्यादा नहीं होता, इसके बाहर जो लेयर है उसमें ज्यादा होगा। तो स्टेम के हिसाब से एंडोडर्मिस का क्या नाम दे दिया गया, एंडोडर्मिस का एक नाम और हो गया, और उसे बोल दिया गया स्टार्च शीथ, है ना। ये लिखा हुआ है कि एंडोडर्मिस को स्टेम में एक और नाम दे दिया गया कि स्टेम में ये क्या कहलाती है, स्टार्च शीथ। क्यों, बिकॉज इट इज ड्यू कंसर्न विद स्टोरेज ऑफ स्टार्च। इसका काम क्या है, बीइंग पैरेन्काइमा इसका काम है फूड स्टोर करना, लेकिन क्योंकि इसके अंदर की जो लेयर आएगी दैट इज पेरीसाइकिल, जहां से स्टील शुरू हो जाएगा, उसका काम स्टार्च ग्रेन का स्टोरेज नहीं है। एक का तो काम ही है स्टार्च ग्रेन को स्टोर करो, और बीइंग ए प्लांट सेल, हर सेल में स्टार्च स्टोर होगा, दैट इज सेकेंडरी थिंग, है ना भाई। सबके घर में कुछ ना कुछ खाने पीने की चीजें स्टोर होती हैं, वो एक अलग बात है, बट मंडी में जो स्टोर करके लोग बैठे हुए हैं वो दूसरी बात है, बिकॉज मंडी में वो कमर्शियल वे में बैठे हुए हैं स्टोर करके, और आपके घर में तो केवल आपके 2-3-4-5 दिन, महीने भर का राशन होगा। ऐसे यहां भी है, कोई भी प्लांट सेल आप बनाओगे तो स्टार्च ग्रेन तो होंगे ही। आप कहते हैं कि सर हर पैरेन्काइमा स्टार्च ग्रेन को स्टोर करता है, वो तो पैरेन्काइमा नहीं भी होगा तब भी करेगा, बिकॉज एवरी प्लांट सेल का जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो स्टार्च ही होने वाला है। यही आप पढ़ते हैं प्लांट सेल एनिमल सेल का डिफरेंस, कि प्लांट सेल का रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च है, तो हर सेल के अंदर स्टोर होगा, थोड़ा बहुत हर सेल में होगा, लेकिन एक ऐसी सेल को जिसमें 99% स्टार्च स्टोर हो जाए, दैट इज व्हाट पैरेन्काइमा इज। तो पैरेन्काइमा का मेन कंसर्न क्या है कि भाई फूड को स्टोर करना है। तो पेरीसाइकिल भी पैरेन्काइमा की हो सकती है। अगर पेरीसाइकिल पैरेन्काइमा की है और उसके ऊपर एंडोडर्मिस पैरेन्काइमा की है, तो दोनों में डिफरेंस कैसे आएगा, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ मोर स्टार्च इन एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में स्टार्च, जब आप इसको स्टेन करोगे, स्टार्च को आप आयोडीन के साथ ट्रीट कर दीजिए तो ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, तो आपको एक अलग से लेयर नजर आएगी कि भाई इसके आगे भी स्टार्च है, लेकिन यहां तक स्टार्च बहुत ज्यादा है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टार्च शीथ। तो स्टेम में एंडोडर्मिस को एक नाम दे दिया गया स्टार्च शीथ। रूट पे मत अप्लाई कर दीजिएगा, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है इन स्टेम कॉल्ड स्टार्च शीथ। क्यों कहते हैं वो मैंने आपको समझाया, क्योंकि इट इज मेनली कंसर्न विद द स्टोरेज ऑफ स्टार्च। सरफराज ने लिखा सर स्टेम में एंडोडर्मिस में की डिफरेंस है। एंडोडर्मिस में डिफरेंस कुछ नहीं है इन टर्म्स ऑफ सेल, पैरेन्काइमा, सिंगल लेयर, इनर मोस्ट कॉर्टिकल लेयर, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ये इन लाइनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी जो डिफरेंस आएगा वो देखेंगे। सर ग्राउंड टिश्यू तो रूट और डाइकॉट स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, हाइपोडर्मिस भी तो उसी का पार्ट है, तो वो ओनली रूट में कैसे। एक मिनट, गुंजन ने लिखा है सर ग्राउंड टिश्यू तो रूट और डाइकॉट स्टेम में प्रेजेंट, तो हाइपोडर्मिस भी तो उसी का पार्ट है। यस, तो वो ओनली रूट में कैसे एब्सेंट होगी, रूट में एब्सेंट होती है बेटे। ग्राउंड टिश्यू का मतलब ये भी नहीं है कि हर जगह का ग्राउंड टिश्यू एक जैसा होगा, है ना, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड टिश्यू में वो मैंने अभी जब डायग्राम आपको बनाया तो क्या बोला कि मैं ये नहीं लिख रहा कि ये रूट का है या स्टेम का है, डाइकॉट का है, मोनोकॉट का है, मैं तो आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा था कि अंदर से बाहर कौन कौन सी लेयर एग्जिस्ट करती हैं, और तब भी बोला था कि अगर कोई लेयर एब्सेंट हो जाएगी तो छोड़ दो, उसके आगे की कंसिडर कर लो। तो हाइपोडर्मिस केवल स्टेम में होती है, रूट में नहीं होती। जरूरी थोड़ा है कि हमारी स्किन की अगर 4 लेयर हैं तो दुनिया में हर एक एनिमल की स्किन की 4 ही लेयर होंगी। क्यों, क्योंकि आपको तो पढ़ाया गया कि स्किन की 4 लेयर होती हैं। आप ये भी तो देखो कि आपको
ह्यूमन की स्किन की 4 लेयर पढ़ाई गई। ह्यूमन छोड़ क्यों देते हो? ह्यूमन के अलावा भी तो बहुत सारे एनिमल हैं। क्या एनालिड्स की स्किन में भी 4 लेयर होंगी? नहीं होंगी ना, कुछ और स्ट्रक्चर होगा। अगर होंगी भी लेयर नंबर में 4 तो स्ट्रक्चर वेरिएबल हो जाएगा। तो ऐसे यहां भी है। ग्राउंड टिश्यू का मतलब तो केवल ये हुआ कि एपिडर्मिस और वेस्कुलर को छोड़ दो तो ग्राउंड टिश्यू, लेकिन ग्राउंड टिश्यू में ये सारी लेयर आएंगी ऐसी कोई गारंटी तो ना दी गई है। ये तो आपको अंदर से बाहर हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके लिए मैंने डायग्राम बना के दिखाया है ना। तो ग्राउंड टिश्यू में हाइपोडर्मिस रूट में प्रेजेंट नहीं होती, वो केवल स्टेम में होती है। सरफराज ने लिखा है मोनोकॉट एंड डाइकॉट में। सरफराज सिद्दीकी किस चीज के लिए लिखा है आपने मोनोकॉट एंड डाइकॉट में? चलो देख लेना, अगर आपको कुछ अभी भी डाउट हो तो मुझे पूरा डाउट रिप्लाई करिएगा तो चीजें क्लियर होंगी, है ना। खैर अब हम रूट की बात करते हैं ना, क्योंकि एंडोडर्मिस दोनों की अलग अलग है। स्टेम की एंडोडर्मिस में नथिंग स्पेशल, जैसे नॉर्मल अभी तक कॉर्टेक्स था पैरेन्काइमा फूड स्टोरेज करना, वैसे ही एंडोडर्मिस पैरेन्काइमा फूड स्टोरेज करना। उसको स्टार्च शीथ क्यों बोला गया? क्योंकि जब आप कॉर्टेक्स बनाओगे तो लूजली अरेंज होगा, मल्टी लेयर्ड है, तो एक लेयर तो नहीं नजर आएगी आपको बीच में कहीं भी। लेकिन एंडोडर्मिस तो लास्ट है, इनर मोस्ट, कॉर्टेक्स के सबसे अंदर वाली लेयर है और सिंगल लेयर्ड है। तो इसका मतलब वो एक पूरी एक सिंगल लेयर नजर आएगी जहां पे स्टार्च का एक्यूमुलेशन है। दैट्स वाई उसे स्टार्च शीथ बोल दिया। आप स्टेम में एंडोडर्मिस को एंडोडर्मिस बोलो या स्टार्च शीथ बोलो, डजंट मैटर, बट रूट में स्टार्च शीथ नहीं बोल सकते, है ना। रूट की एंडोडर्मिस ये काम नहीं करेगी, वो कोई और काम करती है। क्या काम करती है अभी हम उसको भी देखते हैं, है ना। तो रूट की एंडोडर्मिस के लिए आपको ये वर्ड अप्लाई नहीं करना है ना। एंडोडर्मिस का डिफरेंस मोनोकॉट एंड डाइकॉट में कुछ नहीं है। एक तो ये कि मोनोकॉट और डाइकॉट में रूट अगर आप लोगे तो रूट मैं आपको पढ़ाऊंगा, और जहां तक स्टेम की बात है तो अभी मैंने क्या थोड़ी देर पहले बोला, या तो आप मेरी बात सुने नहीं या फिर कुछ और कर रहे हो, मोबाइल ऑन करके छोड़ दिया आपने। मोनोकॉट के स्टेम में इतनी देर से यही तो पढ़ाया था कि क्या लिखा हुआ है। पहले मैंने आपको सारे ग्राउंड टिश्यू बताए लेयर में, फिर आपको यहां मोनोकॉट के स्टेम में क्या लिखा हुआ है, नो सच डिस्टिंक्शन इन द ग्राउंड टिश्यू। इतना बड़ा बड़ा तो लिखा हुआ है बेटा कि जब आप मोनोकॉट का स्टेम बनाओगे तो ऐसा कोई डिस्टिंक्शन, मतलब इंट्रास्टीलर एक्स्ट्रास्टीलर, जो वर्ड आपने पढ़े या मैंने अभी जो बनाए इससे पहले वाले डायग्राम में, इससे पहले वाले डायग्राम में क्या क्या बनाए थे। इससे पहले वाले डायग्राम में आपको हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पिथ, मेडुला, मेडुलरी रे, इन सारी चीजों के लिए आपको बोला ना कि मोनोकॉट का स्टेम अभी छोड़ दो, क्योंकि मोनोकॉट के स्टेम में ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता। तो अब मान लीजिए अभी मैंने लिखा कि एक एंडोडर्मिस की बात हम कर रहे थे कि एंडोडर्मिस स्टार्च को स्टोर करती है, स्टार्च शीथ कहलाएगी। तो जब मैं आपसे कह रहा हूं कि मोनोकॉट में ऐसा कोई डिस्टिंक्शन है ही नहीं, तो इसका मतलब मोनोकॉट में नहीं प्रेजेंट होगा, वो केवल डाइकॉट में होगा। एंडोडर्मिस मोनोकॉट के स्टेम में होती ही नहीं। और रूट की बात करनी नहीं है क्योंकि रूट तो अलग से लिखा हुआ है ना। चीजों को समझो भी तो, सिर्फ याद करने से चीजें नहीं होगी। मेरा मानना तो यही है, एट लास्ट मैं भी हार के बोल देता हूं बच्चों को कि बेटा याद कर लो, लेकिन मुझे पता है कि याद करके आपको केवल एनसीईआरटी की एक लाइन याद होगी, वो भी हो गई तो, बिकॉज एनसीईआरटी की लाइन तो थी सामने, आपने ध्यान ही नहीं दिया उस पर। तो और उसके बाद अगर वो लाइन ट्विस्ट करके पूछ ली गई तो आप वैसे ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको तो वो लिखी लिखाई लाइन है ना। जैसे कुछ दिन पहले आप में से अगर कोई लाइव आया हो तो 330 प्लस नीट में कैसे स्कोर करना है, तो मैंने एक लाइव सेशन लिया, बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आए। अब उसमें वही है, होता है, सबको लगता है टीचर्स अलग अलग होते हैं, तो कोई कहता है कि भाई एनसीईआरटी को 10 बार पढ़ लो, जैसे मैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप 10 बार पढ़ के भी एनसीईआरटी नहीं समझ पा रहे हैं। जिसको एक बार में समझ में आ गई उसे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 10 बार पढ़ के भी आपसे क्वेश्चन एनसीईआरटी का गलत हो गया तो इसका मतलब आपको 11वीं बार पढ़ने की जरूरत है ना। हु सेज कि एनसीईआरटी आपको 2 डिजिट में नहीं पढ़नी, मैं तो नहीं मानता। बहुत सारे टीचर्स होते हैं, मेरे साथ के कलीग हैं, वो कहते हैं कि एनसीईआरटी तो 1-2 बार पढ़ लो, बहुत हो गया। लेकिन पढ़ने के बाद भी अगर एनसीईआरटी का क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो इसका मतलब आपको तीसरी बार पढ़ने की जरूरत है। वो कौन पढ़ाएगा वो आपको देखना है ना। तो इसलिए कोशिश करो समझने की। एनाटॉमी इतना लंबा खिंच रहा है इसीलिए खिंच रहा है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप समझ लें।
एनाटॉमी से 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आने ही हैं नीट में, वो गलत ना हो इसलिए आपको इतना एम्फेसाइज किया जा रहा है। बाकी तो आप जो एनसीईआरटी में दिया है पूछा वही जाता है। एनाटॉमी में बहुत इक्का दुक्का कोई चीज ऐसी होगी जो बाहर की होगी, वरना कुछ बाहर का नहीं आता। जितना एनसीईआरटी ने दे रखा है उतना ही पूछते हैं आपसे, है ना। क्लियर। तो स्टेम में क्या हुआ कि डाइकॉट स्टेम की ही बात हो रही होगी, ऑब्वियस है, क्योंकि मोनोकॉट के स्टेम में तो ऐसी कोई बात है ही नहीं। पहले मैंने आपसे ये बोला था पहली लाइन कि एनाटॉमी में आपको फ्लावर छोड़ना है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा मत घुसेड़िए बीच में कि सर फ्लावर में क्या होगा, फ्रूट या सीड में क्या होगा। उनकी एनाटॉमी आपके सिलेबस में नहीं है, बात खत्म हुई। दूसरा, इस चैप्टर में पढ़ना क्या है आपको, रूट, स्टेम, लीफ। तो मैंने ग्राउंड टिश्यू पढ़ाने से पहले क्या आपको बोला कि लीफ को छोड़ दो, क्योंकि लीफ में ग्राउंड टिश्यू के नाम पे केवल एक वर्ड आएगा, दैट इज कॉल्ड मीजोफिल, और कुछ नहीं आएगा। नथिंग इज लाइक हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, पिथ, मेडुलरी रे। ये 6 पार्ट जो आपने पढ़े, ये लीफ में कहीं कुछ नहीं है, तो लीफ बिल्कुल किनारे कर दो। अब बचे 4, रूट, स्टेम, डाइकॉट, मोनोकॉट। अब उस 4 में से एक कम करो, दैट इज मोनोकॉट स्टेम, क्योंकि मोनोकॉट के स्टेम में ऐसी कोई डिस्टिंक्शन, जो आपने ये लेयर, मैंने अभी आपको 6 नाम बोले, ये मोनोकॉट के स्टेम में नहीं आएंगे। जो आएगा तब देखेंगे, बट फिलहाल मोनोकॉट स्टेम को किनारे करो। अब हमारे पास रह गई 3 चीजें, एक डाइकॉट का स्टेम और डाइकॉट मोनोकॉट की रूट। अब इन 3 को लेके आपको ये पूरा ग्राउंड टिश्यू समझना है, क्योंकि जो ग्राउंड टिश्यू में समझने की चीजें हैं वो केवल 3 ही जगह अप्लाई हो रही हैं, एक डाइकॉट का स्टेम, एक डाइकॉट की रूट और एक मोनोकॉट की रूट। मोनोकॉट के स्टेम को फिलहाल किनारे कर देते हैं। मोनोकॉट के स्टेम में हाइपोडर्मिस स्क्लेरन कायमा की होती है, वो याद कर सकते हैं। उसके अलावा भी हम मोनोकॉट स्टेम पे नहीं जा रहे। अब हम रूट की बात कर रहे हैं, तो रूट में आपको डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट दोनों में एक ही स्ट्रक्चर है। यहां पे कोई डिफरेंस नहीं है कि डाइकॉट की रूट में क्या होगा और मोनोकॉट की रूट में क्या होगा। दोनों ही जगह एंडोडर्मिस का सेम डायग्राम है, सेम डिस्क्रिप्शन है। क्लियर। स्टार शीथ की बात आएगी तो पहली चीज तो वो स्टेम में है, और स्टेम में भी क्योंकि मोनोकॉट के स्टेम में होती नहीं, तो अंडरस्टूड है कि हम केवल डाइकॉट के स्टेम की बात कर रहे हैं। डाइकॉट के स्टेम में आपको, क्योंकि एंडोडर्मिस स्टार्च को स्टोर करती है, इसलिए स्टार शीथ हो गया, ऐसे याद कर लीजिए, है ना। ओके, अब रूट की बात करते हैं। रूट का मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूं कि रूट को जब आप स्टील के हिसाब से बनाओगे, इट लुक्स लाइक दिस। ये रूट है। वो जो डायग्राम बनाया था वो छोड़ दो, अब हम रूट की बात करते हैं। एग्जैक्टली रूट का डायग्राम बनाते हैं। तो रूट में जब आप ये स्ट्रक्चर बनाओगे, तो रूट में क्या होता है, रूट में अभी हम बनाएंगे, या मैंने आपको जाइलम के टाइम पे भी बना के दिखाया था, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, कल वाली क्लास में। तो रूट में जाइलम ऐसे बनेगा, 4 बना दिए मान लीजिए मैंने, ये आपकी बुक में भी आगे बने हुए हैं। ये जाइलम है, यहां पे फ्लोएम आएगा ऐसे। तो ये रूट में जाइलम फ्लोएम हो गए। और ये लाइन क्या है, ये तो पेरिसाइकिल है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अंदर की बात छोड़ दो। अब क्या करना है, इसके ऊपर, क्योंकि पेरिसाइकिल के ऊपर सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर क्या है, दैट सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। तो ये हमने एंडोडर्मिस बना ली। ऐसे ही आप पूरी बना सकते हैं, लाइक दिस, है ना, पूरी बना लीजिए। अब इस एंडोडर्मिस, ये एंडोडर्मिस है, और ऑब्वियस है कि ये रूट की एंडोडर्मिस है ना। ये जो डायग्राम बना है वो रूट का है। अभी हम नहीं लिख रहे कि ये डाइकॉट की रूट है या मोनोकॉट की रूट है, सिर्फ रूट कंसिडर कर लीजिए कि रूट की एंडोडर्मिस के हिसाब से। अब रूट की एंडोडर्मिस में खास बात क्या है, रूट की एंडोडर्मिस में खास बात यह है कि रूट की एंडोडर्मिस की जो वॉल है, इसकी जो टेंजेंशियल और जो रेडियल वॉल आएंगी, उनके ऊपर एक वैक्स का डिपोजिशन है। यहाँ पे जो रूट की आप बना रहे हैं उन पे क्या है, देयर इज ए वैक्सी डिपोजिशन ऑन द एंडोडर्मल सेल्स ऑफ रूट। केवल रूट पे ये बात आएगी और किसी पे बात नहीं। ऐसे ही आप पीछे बनाते चले जाएंगे। और ये वैक्सी डिपोजिशन किस चीज का है, ये वैक्सी मटेरियल है। दिस इज ए वैक्सी मटेरियल। इस वैक्सी मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, सुबेरिन। सुबेरिन वैक्सी है, वैक्सी है तो इसका मतलब कैसा हो गया, इम्परवियस टू वाटर।
इसमें पानी नहीं जा सकता, पानी इसके थ्रू नहीं जा सकता। इसको कैस्पेरियन ने डिस्कवर किया था, तो उनके नाम पे इसको बोला जाता है कैस्पेरियन स्ट्रिप या बैंड, कुछ भी लिख लीजिए। इसको कैस्पेरियन स्ट्रिप या कैस्पेरियन बैंड बोला जाता है ना। तो ये बेसिकली क्या हुआ, ये एक वैक्स मटेरियल है जिसे हमने नाम दिया सुबेरिन, जो एंडोडर्मिस की सेल्स के ऊपर डिपॉजिट हो गया। अब मान लीजिए कि क्या होता कि जैसे रूट का काम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है, यहां क्या बनाओगे तो यहाँ कॉर्टेक्स आ जाएगा। एंडोडर्मिस के ऊपर क्या होता है, एंडोडर्मिस के ऊपर कॉर्टेक्स होता है। कॉर्टेक्स से मान लीजिए सारा पानी आ रहा है, पानी जाता तो जाइलम से है ना, ये क्या बने हुए हैं, ये जाइलम है जहां एक्स लिखा हुआ है, तो सारा पानी यहां जाना है। मान लीजिए वाटर तो यहां से एब्जॉर्ब हुआ, अब यहां से अगर क्रॉस कर जाएगा वाटर, डिफ्यूज करके अंदर चला जाएगा, तो अंदर जाइलम तो है ही नहीं ना, तो पानी ऊपर कैसे जाएगा। तो ऐसा ना हो इसके लिए क्या किया गया, इसमें बंद कर दिया गया, एक वैक्स लगा दिया गया सेल्स के ऊपर, सेल वॉल के ऊपर, जो एंडोडर्मिस की सेल वॉल होगी उसके ऊपर एक वैक्सी मटेरियल का डिपोजिशन हो गया, जिसकी वजह से पानी अंदर नहीं जा सकता। लेकिन वो सेल जो जाइलम के सामने आएंगी, जाइलम में भी ये जाइलम क्या होगा, प्रोटोजाइलम, क्योंकि कल आपने पढ़ा था प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम। तो जो प्रोटोजाइलम के सामने सेल आती है इसको बोलते हैं पैसेज सेल, और इस पे सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं है। आप देखो ध्यान से, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां बनाता तो यहां भी नहीं होता। जितने प्रोटोजाइलम होंगे उतनी ही पैसेज सेल होंगी, फिक्स, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 10 है तो 10 नंबर ऑफ पैसेज सेल। बिकॉज पैसेज सेल की कंडीशन क्या है, इट इज लाई ऑलवेज अपोजिट टू प्रोटोजाइलम, ये हमेशा प्रोटोजाइलम के अपोजिट ही आएगी। तो सारा पानी कहां भेजा जाएगा, एब्जॉर्ब भले यहां से हो, बट ये वाटर डायरेक्ट करके यहीं पहुंचेगा सारा, हर जगह से ऐसे सारा पानी यहां आ जाएगा, और यहां से फिर आप जाइलम में भेज ही सकते हो। सारा पानी यहां कलेक्ट कर दिया गया, यहां जो भी पैसेज सेल आप बनाओगे वो ऐसे सारा वाटर कलेक्ट होके इस तक पहुंचाया जाएगा और अंदर जाएगा। तो पानी, क्योंकि वाटर जो है वो बेसिकली जाइलम में जा सके, इस बात को इंश्योर करने के लिए क्या किया कि वो सेल जो प्रोटोजाइलम के सामने आती है उस पे से सुबेरिन हटा दिया, दैट इज डिवॉइड ऑफ सुबेरिन। और अगर सुबेरिन नहीं होगा तो वाटर अलाउ हो जाएगा। तो वाटर एब्जॉर्प्शन में उसको डायरेक्ट करने के लिए कि सारा वाटर जो है वो जाइलम में ही पहुंचे, इसको इंश्योर करने के लिए ये काम किया गया, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है ना। तो ये बात हो गई हमारी एंडोडर्मिस की। और ये डायग्राम आप चाहे रूट, मतलब एंडोडर्मिस का डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं, एंडोडर्मिस का डिस्क्रिप्शन यही डाइकॉट की रूट का है, यही मोनोकॉट की रूट का है, नथिंग इज चेंज। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज और है, आप आगे ट्रांसपोर्टेड प्लांट में पढ़ोगे कि एंडोडर्मिस की जो सेल है तो सेल वॉल पे तो सुबेरिन हो गया, सेल वॉल के बाद क्या आएगा, सेल मेम्ब्रेन। तो एंडोडर्मिस की जो सेल मेम्ब्रेन है उनके अंदर कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती हैं, इसके बाद वाले चैप्टर में एनसीईआरटी में दिया है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में, जहां मिनरल एब्जॉर्प्शन आपको पढ़ाया जाता है कि मिनरल एब्जॉर्प्शन एक एक्टिव प्रोसेस है, उसके 2 रीजन दिए हुए हैं। फिर लिखा है कि मिनरल के एब्जॉर्प्शन का रेगुलेशन कैसे होगा, ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा मिनरल लेना है और कितनी क्वांटिटी में लेना है, क्योंकि एक्टिव प्रोसेस है तो एनर्जी खर्च हो रही है, प्लांट तो एटीपी यूज करके ये काम कर रहा है, तो एटीपी उतने ही खर्च किए जाएंगे जितने जरूरी है। So that's why mineral absorption is a controlled process। तो कंट्रोल कैसे होगा, तो वहां पे लिखा हुआ है कि एंडोडर्मिस की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन होती हैं जिन्हें रेगुलेटरी प्रोटीन कहते हैं, जो डिसाइड करती हैं कि मिनरल का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा और कब होगा और कितना होगा। तो एंडोडर्मिस के 2 काम हो गए, एक तो सेल वॉल की वजह से, सुबेरिन के होने की वजह से वाटर एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करना, दूसरा इसी की सेल मेम्ब्रेन के अंदर रेगुलेटरी प्रोटीन है और मिनरल के एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करना। तो एंडोडर्मिस के डिस्क्रिप्शन ये आएगा, है ना, यहां लिखा है टेंजेंशियल और रेडियल, ये दोनों एक्सेस हो गए। टेंजेंशियल एक्सेस आप मेरे से ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, ऑफ द एंडोडर्मल सेल, जिनमें कैस्पेरियन स्ट्रिप है, सुबेरिन का डिपोजिशन है। पैसेज सेल के ऊपर सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं होगा, जो प्रोटोजाइलम के सामने आती है। प्रिवेंट्स द लीकेज ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द वेस्कुलर टिश्यू, क्योंकि जाइलम में जाएंगे सारे न्यूट्रिएंट, कहीं और नहीं जा सकते। और ऑल्सो रेगुलेटरी इन फंक्शन। तो जहां तक बात एंडोडर्मिस के रूट की है, डाइकॉट मोनोकॉट की रूट में एंडोडर्मिस सेम रहेगा। अगर हम डाइकॉट स्टेम की बात करेंगे तो एंडोडर्मिस स्टार्च को स्टोर करती है, इसलिए वो स्टार्च शीथ कहलाती है। सिंपल डिस्क्रिप्शन एंडोडर्मिस का है।
आगे चलते हैं, आगे क्या आएगा, पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल अभी डायग्राम बनाया था मैंने जो रफ, तो लिखा है पेरीसाइकिल से क्या शुरू हो जाएगा, स्टील। स्टील क्या कहलाता है, वेस्कुलर सिलेंडर। क्योंकि हम अभी प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ पढ़ रहे हैं तो प्राइमरी लिख दिया गया है ना। स्टील में क्या आएगा, ये प्राइमरी क्यों लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने, बिकॉज हम प्राइमरी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, सेकेंडरी ग्रोथ की बात नहीं कर रहे। प्राइमरी ग्रोथ में जो सेंट्रल एक्सेस होगा वो क्या कहलाता है, स्टील कहलाता है, या उसको वेस्कुलर सिलेंडर कहा जाता है। पेरीसाइकिल कहाँ नहीं होती, सिंपल क्वेश्चन है। पैरासिटिक प्लांट जैसे कसकोटा आपने पढ़ा था, उसमें पेरीसाइकिल नहीं होती, रूट्स ऑफ पैरासिटिक प्लांट। और हाइड्रोफाइट में पेरीसाइकिल नहीं होती। डाइकॉट के स्टेम में बनाओगे, अब देखो डाइकॉट स्टेम पूरा लिखा हुआ है, यहाँ मोनोकॉट स्टेम नहीं लिखा है, केवल डाइकॉट। तो डाइकॉट के स्टेम में ये मल्टी लेयर्ड है, पैरेन्काइमा की बनी होगी जैसा मोस्ट ऑफ द डाइकॉट है, या कुकरबिट्स में देखोगे तो स्क्लेरेन्काइमा की बनी होगी, क्योंकि कुकरबिट्स भी डाइकॉट ही होते हैं। तो ये लाइन डाइकॉट के लिए ही एप्लीकेबल है ना। अगर हम डाइकॉट की रूट में बनाएंगे तो ये थिक वॉल्ड है, पैरेन्काइमेटस है, साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ लेटरल रूट्स। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। आपने डाइकॉट में रूट सिस्टम क्या बनाया था, एक टैप रूट सिस्टम बनाया था, और टैप रूट के अंदर आप क्या बनाते हो, ये ब्रांचेस बनाते हो। इन ब्रांचेस को क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड लेटरल रूट्स, है ना। सेकेंडरी रूट्स, या ये क्या कहलाती हैं, लेटरल रूट्स कहलाती हैं। तो लेटरल रूट्स टूटती नहीं है। अगर आप किसी डाइकॉट वाले पौधे को जमीन से उखाड़ने की कोशिश करो, नहीं उखाड़ पाओगे। लेकिन मोनोकॉट को उखाड़ोगे ग्रासेस को, तो ग्रासेस की रूट्स टूट जाएंगी, पौधा आपके हाथ में आ जाएगा। तो ग्रासेस की रूट्स में तो कोई सेकेंडरी रूट्स होती नहीं, वहां तो सब एडवांटेशियस है, फाइबर के जैसी है। लेकिन डाइकॉट में क्या है कि एक तो टैप रूट हो गई, दैट विल बी प्राइमरी रूट, बाद में सब कैसी हैं, सेकेंडरी रूट्स हैं। तो सेकेंडरी रूट्स कहां से निकली हैं, अगर हम इसको एनाटॉमी के हिसाब से देखें तो ये सरफेस से नहीं जुड़ी हुई हैं, ये एक्चुअली कहां से जुड़ी होंगी, यहां जहां पे ये पेरीसाइकिल आएगा वहां से। तो इनका ओरिजिन क्या हो जाएगा, इनका ओरिजिन अंदर से है। जब भी कभी पेरीसाइकिल या स्टील से कोई पार्ट ओरिजिनेट होता है तो इसे बोला जाता है एंडोजिनस इन ओरिजिन। तो डाइकॉट में जो लेटरल रूट्स हैं वो कैसी हैं, एंडोजिनस ओरिजिन की है। एंडोजिनस ओरिजिन का मतलब है दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पेरीसाइकिल। नीट का ही क्वेश्चन है कि लेटरल रूट्स एंड डाइकॉट रूट ओरिजिनेट फ्रॉम, तो आंसर आएगा पेरीसाइकिल। या कैसी है, तो आंसर होगा एंडोजिनस इन ओरिजिन। दोनों क्वेश्चन पूछे गए। और पेरीसाइकिल से वेस्कुलर कैम्बियम का भी ओरिजिन होगा ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ, वो आप आगे पढ़ोगे। तो पेरीसाइकिल के दो काम हो गए, एक तो लेटरल रूट्स को ओरिजिनेट करना, हालांकि लेटरल रूट केवल डाइकॉट की रूट में होती है, तो मोनोकॉट का रूट का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। दूसरा, वेस्कुलर कैम्बियम को भी ओरिजिनेट करना, जो सेकेंडरी ग्रोथ रूट में आप पढ़ोगे उसमें ये बात आएगी, है ना। ये दोनों पॉइंट्स डाइकॉट की रूट के लिए लिखे हुए हैं, हर जगह मत अप्लाई कर दीजिएगा। जहां तक स्टेम की बात है, डाइकॉट स्टेम की, वहां दो ऑप्शन थे, या तो ये पैरेन्काइमा का होगा या फिर स्क्लेरेन्काइमा का होगा। बहुत कायदे से आपको लिख के चीजें दी गई हैं, आपको अगर ऐसे भी याद कर लोगे तब भी आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। जितना लिखा है उतना पॉइंट्स में याद कर लोगे तब भी क्वेश्चन नहीं गलत होंगे। ये सीधे सीधे वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते हैं, उतने ही, जितना एनसीईआरटी में उतना ही पूछा जाता है, उसी बेसिस पे आपको ध्यान में रखना है ना। पेरीसाइकिल के अंदर क्या आएगा, आना तो वेस्कुलर बंडल चाहिए। अगर आपको पहला वाला डायग्राम याद है जो थोड़ी देर पहले बनाया था, बड़ा वाला, तो पेरीसाइकिल के बाद क्या आएगा, वेस्कुलर टिश्यू, येलो कलर से बनाए थे। हालांकि वो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का पार्ट थे, उसको छोड़ दो। तो अब उसके अंदर क्या आ जाएगा, सेंटर पार्ट आ जाएगा। सेंटर पार्ट क्या कहलाता है, पिथ या मेडुला। अब ये पैरेन्काइमा का भी हो सकता है, स्क्लेरेन्काइमा का भी होगा, लेकिन ये रेयर है, रेयरली। मोस्टली कैसा होगा, ये पैरेन्काइमा है। पैरेन्काइमा का है तो फंक्शन क्या हो गया इसका, फूड स्टोरेज। कि पिथ का काम क्या है, ये भी फूड को स्टोर करता है जी, सबसे सेंटर में प्रेजेंट होगा और फूड को स्टोर करेगा। सेंट्रल कोर है, बिल्कुल अंदर का हिस्सा है। किसमें, डाइकॉट के स्टेम में, मोनोकॉट के स्टेम में नहीं, क्योंकि मोनोकॉट के स्टेम में आपने लिखा है नो सच डिस्टिंक्शन। मोनोकॉट में कुछ भी ऐसा नहीं होता कि आप कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, पिथ या मेडुलरी रे, ऐसी कोई भी चीज मोनोकॉट के स्टेम में नहीं आती। ये सब केवल डाइकॉट के स्टेम में आएंगे और रूट में आएंगे। रूट चाहे डाइकॉट की हो या मोनोकॉट की हो। तो सेंट्रल कोर बनेगी तीन जगह, स्टेम यानी डाइकॉट का, और रूट डाइकॉट मोनोकॉट दोनों। फिर ये भी लिखा है कि मोस्ट ऑफ द डाइकॉट रूट के अंदर क्या होता है, इट इज कंप्लीटली ऑब्लिटरेटेड बाय मेटाजाइलम। जाइलम आपने पढ़ा ही था, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। तो मेटाजाइलम के जो एलिमेंट्स होंगे वो पिथ के अंदर बीच बीच में पड़े होंगे, इंटरप्टेड। ऑब्लिटरेटेड का मतलब है कि बीच बीच में रुकावट के तरीके से प्रेजेंट है।
तो बीच बीच में कहीं पे भी मेटाजाइलम आ जाएगा। अभी हम डाइकॉट रूट का भी डायग्राम बनाएंगे तो उसमें आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि पित्त के बीच बीच में आप कहीं पे भी मेटाजाइलम के एलिमेंट्स बना दोगे। ठीक, एक ये वर्ड है कंजक्टिव टिश्यू। क्या होता है? जब आप रूट का डायग्राम बनाओगे, जैसे रूट का डायग्राम मैंने ये बनाया था अभी यहाँ पे एंडोडर्मिस समझाते समय, ये अब अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो इस डायग्राम में ये तो जाइलम हो गया जहां जहां एक्स लिखा हुआ है, ये फ्लोएम हो गया पी, है जो ओवल शेप में है। ये सेंटर में पित्त हो गई, सेंट्रल कोर, अभी आपने पढ़ा ही कि बीच बीच में क्या आएगा, सेंट्रल कोर आ जाएगा। तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया पित्त का। अब अगर ये कहा जाए कि पित्त का वो पोर्शन जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में जाएगा, लाइक दिस, ऐसे वाई के जैसा बन रहा है, मैं जहां बना रहा हूं अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये जो खाली जगह है कि जाइलम फ्लोएम के बीच में, क्योंकि दो जाइलम के बीच में एक फ्लोएम आ रहा है एक्चुअली, तो ये जो पोर्शन है वाई शेप जैसा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये पोर्शन क्या कहलाएगा? सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू। ये क्या कहलाएगा? कंजक्टिव टिश्यू कहलाता है। द पोर्शन ऑफ पित्त बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम इन रूट, स्टेम में नहीं होगा, ये रूट का डायग्राम है, रूट में ही बनेगा, स्टेम में इसकी जगह मेडुलरी रे बन जाएगी, है ना। तो रूट के लिए ये बात आएगी कि रूट में जब आप ऐसे जाइलम बनाओगे, ये जो अरेंजमेंट बना है डायग्राम, मान लेते हैं ये डाइकॉट की रूट का है, तो अगर आप इस डायग्राम को बनाओगे तो इसमें खास बात क्या है कि इसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में से जो पित्त का पार्ट जा रहा है वो कोई लाइन जैसा नहीं है, वो ऐसे जाएगा फिर ऐसे हो जाएगा, क्योंकि एक फ्लोएम है बीच में ये दो जाइलम है बीच में ये एक फ्लोएम है, तो ऐसे गया पित्त और फिर ऐसे फैल गया। तो जो भी पित्त का पोर्शन जाइलम फ्लोएम के बीच में आएगा उसको हम क्या बोलते हैं? दैट पार्ट इज कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू। ये क्या है? दिस इज अ पार्ट ऑफ पित्त lying in between xylem and phloem, है ना। और ये याद रखिएगा कि ये रूट की बात हो रही है ना, ये रूट में ही होगा, स्टेम में नहीं कर दीजिएगा, है ना? रूट के अंदर कंजक्टिव टिश्यू आएगा, स्टेम में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो कंजक्टिव टिश्यू की बात हो गई। स्टेम में क्या होगा? स्टेम में एक्चुअली मेडुलरी रे आती है, क्योंकि स्टेम में हमने क्या बनाया था डायग्राम, स्टेम में अगर ये पेरीसाइकिल है तो आपने सेंटर में पित्त बनाया और फिर आपने कहा कि सर यहां तो वेस्कुलर बंडल ऐसे हैं रिंग में, तो जब आप वेस्कुलर बंडल रिंग में बनाओगे तो पित्त का पोर्शन जो बंडल के बीच में से जाएगा वो आपको लाइन के जैसा दिखाई देगा, पूरी लाइन होगी पतली पतली। तो ये लाइंस क्या कहलाती हैं? दीज लाइंस आर कॉल्ड मेडुलरी रे। इनको हम क्या बोलेंगे? मेडुला से यानी पित्त से निकली है तो क्या कहलाएंगी? मेडुलरी रे। तो ये नैरो हो गई, पतली पतली है, वर्टिकली इलोंगेटेड बैंड ऑफ पैरेन्काइमा। पित्त पैरेन्काइमा की होती है तो रे भी किसकी बनेगी? पैरेन्काइमा की बनेगी। एक्सटेंड ट्रांसवर्सली, ये ट्रांसवर्स सेक्शन बना हुआ है, पित्त सेंटर में है और पित्त से बाहर जो भी पेरिफेरी होगी, पेरीसाइकिल, फिर उसके बाहर एंडोडर्मिस या स्टार शीथ, उसके बाहर कॉर्टेक्स, तो बाहर की तरफ रन करेंगी। तो सेंटर से पेरिफेरी की तरफ ये इलोंगेट करते हुए, आपको वर्टिकली इलोंगेट करते हुए बैंड्स नजर आएंगे पैरेन्काइमा के, जिनको हम मेडुलरी रे कहते हैं। अगर प्राइमरी ग्रोथ का पार्ट है तो प्राइमरी मेडुलरी रे कहलाएंगी, जो एपिकल मेरिस्टेम की वजह से बनती हैं, फूड स्टोरेज करेंगी क्योंकि पैरेन्काइमा है, और ट्रांसवर्सली रन कर रही है तो ट्रांसवर्स कंडक्शन में भी हेल्प करेंगी, ये याद रखना है। जहां तक सेकेंडरी मेडुलरी रे की बात है वो आगे हम पढ़ेंगे ही, वेस्कुलर कैम्बियम या सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे जो बन जाएंगी वो सेकेंडरी मेडुलरी रे, और प्राइमरी ग्रोथ में जो प्रेजेंट है दोज विल बी प्राइमरी मेडुलरी रे। तो मेडुलरी रे को आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो फिर से अगर आपको बताऊं कि ग्राउंड टिश्यू में हमने क्या क्या पढ़ा, ग्राउंड टिश्यू में हमने ये देखा कि ग्राउंड टिश्यू फंडामेंटल टिश्यूज कहलाते हैं, एपिडर्मल और वेस्कुलर को छोड़ के पढ़ा। पहले हमने ये माना कि लीफ का ग्राउंड टिश्यू इज क्वाइट सिंपल, अलग कर दो क्योंकि वो तो मीजोफिल को रिप्रेजेंट करेगा और कुछ नहीं। फिर हमारे पास बचे रूट और स्टेम। उसके ग्राउंड टिश्यू में भी जब आप इंट्रास्टीलर और एक्स्ट्रास्टीलर लेयर की बात करोगे, लाइक हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, मेडुला एंड मेडुलरी रे, तो ऐसा कोई भी डिस्टिंक्शन आपको मोनोकॉट के स्टेम में नहीं मिलेगा।
तो वो भी अलग हो गया। बचे हमारे पास तीन चीजें, डाइकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट। इन तीनों में आपको ये लेयर का सीक्वेंस मिलेगा। हालांकि इसमें भी आपने पढ़ा कि हाइपोडर्मिस सिस्टम में होती है, रूट में नहीं होती। तो हाइपोडर्मिस जहां भी प्रेजेंट है वो कैसी है वो देखा। उसके बाद कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस को स्टार शीथ बोल सकते हो डाइकॉट के स्टेम में। और अगर रूट है, चाहे डाइकॉट हो या मोनोकॉट हो, तो एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप है, सुबेरिन का डिपोजिशन है, पैसेज सेल को छोड़ के जो प्रोटोजाइलम के सामने आती हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन और मिनरल रेगुलेशन में हेल्प करेंगी। ये सारी बातें कंप्लीट की। फिर एंडोडर्मिस के बाद अंदर क्या शुरू हो जाएगा, स्टील यानी पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल के अंदर आप कोई चीज पढ़ रहे हो तो इंट्रास्टीलर हो गई, पेरीसाइकिल से बाहर पढ़ रहे थे तो एक्स्ट्रा स्टीलर हो गई। तो इंट्रास्टीलर में पेरीसाइकिल पढ़ा हमने, पैरेन्काइमा या स्क्लेरेन्काइमा जो रेयर है, मल्टी लेयर्ड होगी, स्टेम में भी प्रेजेंट है, रूट में भी प्रेजेंट है, स्टील को सराउंड करती है ना, लेटरल रूट्स के ओरिजिन में हेल्प करती है, जो भी हमने फंक्शंस, वैस्कुलर कैम्बियम के ओरिजिन में हेल्प करती है, जो फंक्शंस पढ़े वो पेरीसाइकिल के। फिर मेडुला सेंट्रल कोर है, पैरेन्काइमा का बना हुआ है, फूड स्टोर करेगा, ये चीज देख ली हमने। और मेडुला से एक्सटेंड करने वाला पोर्शन जो डाइकॉट स्टेम में आएगा दैट विल बी मेडुलरी रे, क्योंकि वो वर्टिकली नैरो इलांगेटेड बैंड्स के तरीके से दिखाई देगा, जो रेडियल कंडक्शन में हेल्प कर रहा है। प्राइमरी ग्रोथ है तो प्राइमरी मेडुलरी रे, सेकेंडरी ग्रोथ आएगी तो सेकेंडरी मेडुलरी रे। और रूट में क्योंकि बंडल रिंग में अरेंज है ही नहीं, जाइलम अलग है, फ्लोएम अलग है, तो पित्त का वो पोर्शन जो जाइलम फ्लोएम के बीच में से जगह बनाएगा दैट विल बी कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू। वहां मेडुलरी रे वर्ड यूज नहीं होगा, वहां क्या यूज करेंगे, वहां कंजक्टिव टिश्यू यूज करेंगे। क्लियर? इतना सब कुछ आपको ग्राउंड टिश्यू में समझना था, है ना। ओके, क्या आया, शिवानी का मतलब है रेडियली। शिवानी का मतलब नहीं, शिवानी ने पूछा है कि रेडियली का मतलब क्या है। बेटा रेडियल मींस रेडियस के हिसाब से, कि अगर ये ट्रांसवर्स एक्सिस है तो इसमें जो चीज साइड में जा रही है दैट विल बी रेडियल एक्सिस, जैसे रेडियस बनाते हो, और जो ऊपर जा रही है वो इलोंगेटेड, वर्टिकली इलोंगेट कर रहा है। जाइलम का काम है चीजों को ऊपर भेजना, जाइलम का काम है ऊपर भेजना, फ्लोएम का काम है ऊपर से नीचे लेके आना। बट जहां जाइलम फ्लोएम है वो तो सेंट्रल सिलेंडर हो गया, आगे भी तो है सेल्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, ये भी तो लिविंग सेल हैं, इन्हें भी तो पानी और न्यूट्रिएंट और मिनरल्स चाहिए। तो जाइलम से कोई भी चीज अगर साइड में जाएगी तो कैसे जाएगी, तो साइड में जाने के लिए एक्चुअली मेडुलरी रे बनी हुई है। और इवन जाइलम अगर याद हो तो आपने लिखा था रे पैरेन्काइमा सेल्स जो रेडियल कंडक्शन कर रही है, तो वो रे पैरेन्काइमा सेल्स क्या थी कल वाली क्लास में, दोज रे पैरेन्काइमेटस सेल्स आर बेसिकली द मेडुलरी रे। वो जाइलम से डायरेक्ट कनेक्ट होती हैं, और मेडुलरी रे का काम होता है रेडियल कंडक्शन करना, है ना। और रैनी ने पूछा है सर मींस मेडुलरी रे आर प्रेजेंट इन स्टेम ओनली। यस बिल्कुल, केवल स्टेम में भी डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट का स्टेम में तो कुछ ऐसा होता ही नहीं है, और रूट में मेडुलरी रे होती नहीं, रूट में तो कंजक्टिव टिश्यू होता है। तो केवल डाइकॉट के स्टेम में आपको मेडुलरी रे दिखाई देंगी। ठीक है, ये बात हो गई हमारे ग्राउंड टिश्यू की। नेक्स्ट पे चलते हैं। थर्ड वन इज कॉल्ड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जिसमें केवल वेस्कुलर बंडल आएंगे, मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल। और वेस्कुलर बंडल जब पेरीसाइकिल के साथ आएगा तो इसको स्टील बोलेंगे, है ना। स्टील अभी हमने डिफाइन कर लिया, सेंट्रल एक्सिस, चाहे वो रूट में हो या स्टेम में हो तो वो स्टील कहलाएगा। स्टेम में भी क्या ध्यान में रखना है, ऑलवेज डाइकॉट स्टेम, क्योंकि मोनोकॉट के स्टेम में स्टील वाली कोई बात नहीं आएगी, है ना। कभी आपसे कहा जाए कि मोनोकॉट में स्टील क्या है सर, तो मोनोकॉट के स्टेम में स्टीलर सिस्टम नहीं आएगा। स्टीलर सिस्टम कहां कहां आएगा, डाइकॉट के स्टेम में, मोनोकॉट की रूट में, डाइकॉट की रूट में। क्लियर? अब हमें पढ़ना है वेस्कुलर बंडल, और उनके अलग अलग टाइप हैं वो हमें देखना है, तो हम अपने हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेस्कुलर बंडल में क्या क्या प्रेजेंट है। देखो यहां से शुरू करते हैं, अपने हिसाब से देखते हैं, फटाफट इजी है ये। सबसे पहले क्या आएगा, हम मानते हैं वेस्कुलर बंडल्स हैं हमारे पास। वेस्कुलर बंडल को जब आप कैटेगराइज करोगे या डिवाइड करोगे तो ये दो टाइप के हैं। वन इज कॉल्ड रेडियल। रेडियल का मतलब होता है जहां पे जाइलम एंड फ्लोएम, एक्स और पी जाइलम फ्लोएम है, एक्स एंड पी जितनी बार मैं लिख रहा हूं वो उसका मतलब है, यहां लिख देता हूं, जो एक्स का मतलब है जाइलम, पी का मतलब है फ्लोएम,
और सी का मतलब है कैम्बियम, क्योंकि बार बार लिखना पड़ेगा तो याद रखिएगा। ठीक, तो एक्स और पी का मतलब जाइलम फ्लोएम, दे आर ऑन सेम, सॉरी रेडियल है ना, दे आर ऑन डिफरेंट रेडियाई, अलग अलग रेडियस पे हैं। तो जब जाइलम फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे होंगे तो बंडल क्या कहलाएगा, रेडियल वेस्कुलर बंडल कहलाएगा, है ना। अलग अलग कैसे आप बनाओगे, अलग अलग लाइक दिस, जैसे अभी तक बनाया था हमने कि ये पेरीसाइकिल हो गई, तो आपने जाइलम यहां बनाया और फ्लोएम यहां बनाया, तो जाइलम की रेडियस अलग है, फ्लोएम की रेडियस अलग है। भाई फ्लोएम की रेडियस बाहर वाली हो गई, जाइलम मेटाजाइलम सेंटर में जा रहा है ना, तो मेटाजाइलम की रेडियस अंदर वाली हो गई। ये आपको कहां मिलेगा, दिस इज ऑलवेज इन रूट। रूट का वेस्कुलर बंडल कैसा होगा, हमेशा रेडियल होगा, सिंपल है। रूट लिखा हुआ है तो दोनों मतलब है, डाइकॉट रूट हो या मोनोकॉट रूट हो उनका बंडल कैसा आएगा, रेडियल वेस्कुलर बंडल कहलाएगा, बहुत सिंपल है। ठीक, दूसरा क्या है हमारे पास बंडल, दूसरा कहलाता है कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट का मतलब यह होता है कि जब जाइलम और फ्लोएम दे आर ऑन सेम रेडियस, एक ही जगह पे होंगे, और इसमें फ्लोएम हमेशा आउटर साइड पे होगा, बाहर की तरफ। फ्लोएम कहां होगा, हमेशा बाहर की तरफ होगा। मतलब बाहर की तरफ का मतलब क्या है, ये आपको खुद समझना है। बाहर तो बहुत कुछ है एक्चुअली, बाहर आप चाहे तो पेरीसाइकिल मान लो, या उससे बाहर एंडोडर्मिस, उससे बाहर कॉर्टेक्स, उससे बाहर हाइपोडर्मिस, सबसे बाहर एपिडर्मिस। बाहर बहुत कुछ है। जाइलम फ्लोएम के अंदर केवल एक ही चीज आएगी, दैट इज पिथ। तो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन होंगे व्हाट इज टुवर्ड्स पिथ एंड टुवर्ड्स पेरीसाइकिल, तो इसका मतलब अंदर बाहर पूछा जा रहा है, क्योंकि वेस्कुलर बंडल के अंदर एक ही चीज आ रही है, दैट इज पिथ, सेंटर कोर ऑफ द एक्सिस। और बाहर बहुत कुछ आ रहा है, क्योंकि बंडल को स्टील से हम लेके चल रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि बाहर आ रहा है पेरीसाइकिल और अंदर आ रहा है पिथ। तो जो पेरीसाइकिल की तरफ है वो हमेशा फ्लोएम बनेगा, और जाइलम फ्लोएम की रेडियस एक ही होगी। तो ऐसे वेस्कुलर बंडल क्या कहलाएंगे, दोज बंडल्स आर कॉल्ड कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। ये हमेशा शूट में होते हैं। इनकी पोजीशन क्या है, जैसे रूट का बंडल हमेशा रेडियल होगा, वैसे शूट यानी स्टेम हो, ब्रांच हो, लीफ हो, इनका बंडल कैसा होगा, कॉन्जॉइंट होगा। क्लियर। अब ये कॉन्जॉइंट तीन अलग अलग टाइप के हैं, 3 टाइप का कॉन्जॉइंट होता है। कौन कौन से टाइप हैं, एक कहलाता है कॉन्जॉइंट में कोलैटरल, वन इज कॉल्ड कोलैटरल। दूसरा क्या होगा, बाइकोलैटरल, और तीसरा बनेगा कंसेंट्रिक। ठीक, एनसीईआरटी में बाइकोलैटरल और कंसेंट्रिक नहीं है, लेकिन हमें पढ़ने हैं, आपके काम के हैं इसीलिए पढ़ने हैं, है ना। एनसीईआरटी में केवल रेडियल दिया है और कॉन्जॉइंट के अंदर कोलैटरल दिया है। कोलैटरल 2 टाइप का होगा, वो भी हम देखेंगे। पहली बात है कोलैटरल का मतलब क्या है। कोलैटरल का मतलब यह है कि एक बंडल के अंदर 1 जाइलम है और 1 फ्लोएम है। अगर एक वेस्कुलर बंडल में एक जाइलम का पैच आए और एक फ्लोएम का है, फ्लोएम का बाहर आएगा, वो तो आप पहले ही लिख चुके हैं, है ना। तो फ्लोएम का पैच तो बाहर ही बनेगा, फ्लोएम इज ऑलवेज ऑन आउटर साइड, ये लिखा हुआ है। वो तो चाहे कोई भी हो, कोलैटरल हो, बाइकोलैटरल हो या कंसेंट्रिक हो, है ना। तो कोलैटरल का मतलब क्या हुआ कि 1 जाइलम 1 फ्लोएम, तो 1 जाइलम 1 फ्लोएम है, तो बंडल क्या कहलाएगा, कोलैटरल। अब ये भी 2 टाइप के हैं, कैम्बियम की प्रेजेंस और एब्सेंस के हिसाब से, आइदर ओपन और क्लोज्ड। ओपन का मतलब होता है विद कैम्बियम, ओपन वाले के अंदर कैम्बियम प्रेजेंट होगी, और क्लोज का मतलब है विदाउट कैम्बियम, बिना कैम्बियम के बनाओगे तो क्लोज बन जाएगा। ठीक, जैसे ओपन बनाओगे तो क्या होगा, लाइक ऐसे मान लो कि ये है, ये कैम्बियम है, डार्क लाइन जो बीच में बनी है। सो दिस इज फ्लोएम, दिस वन इज कैम्बियम, दिस वन इज जाइलम।
तो जब आप ऐसा बनाओगे जैसे अभी तक हमने डायग्राम में बनाए बंडल, बार बार मैंने आपको जो रिंग वाले बनाए हैं, तो उसमें ऐसा ही है, फ्लोएम बाहर है, फिर कैम्बियम है, और अंदर की तरफ जाइलम है। जाइलम कहां जाएगा? टुवर्ड्स पिथ। फ्लोएम कहां जाएगा? टुवर्ड्स पेरिसाइकिल या टुवर्ड्स एपिडर्मिस, जो लिखना चाहो। दोनों के बीच में कैम्बियम आएगा। तो अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो बंडल कैसा हो गया? ओपन टाइप हो गया। ये आपको कहां मिलेगा? मोस्ट ऑफ द डाइकॉट में। डाइकॉट में क्या? डाइकॉट का स्टेम, हालांकि वो ऊपर लिखा हुआ है, ये लिखा है ऑलवेज इन शूट, और शूट का मतलब यूजुअली हम स्टेम से ही लेते हैं। तो मोस्ट ऑफ द डाइकॉट के अंदर क्या आ जाएगा? ओपन। तो जैसे क्वेश्चन होगा कि डाइकॉट का बंडल कैसा होता है, तो कॉन्जॉइंट हुआ, फिर यहां से कोलैटरल हुआ, और फिर ओपन हुआ। कॉन्जॉइंट, कोलैटरल, ओपन टाइप, ये डाइकॉट में आ जाएगा। ऐसे मोनोकॉट में क्या होता है? मोनोकॉट के अंदर कैम्बियम नहीं होती, तो आप ऐसे बना लीजिए, लाइक ये बंडल है, बस एक डॉटेड लाइन है, कैम्बियम नहीं है एक्चुअली, ये फ्लोएम है जो बाहर की तरफ है, ये जाइलम है जो अंदर की तरफ है। तो बिना कैम्बियम के बनाओगे तो क्या बन जाएगा? क्लोज्ड बन जाएगा। तो मोनोकॉट का स्टेम कैसा हो गया? मोनोकॉट के बंडल कैसे हो गए? मोस्ट ऑफ द है, ऑलवेज वाली सिचुएशन नहीं है। मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट स्टेम कैसे आ जाएंगे? वो बन जाएंगे कॉन्जॉइंट, कोलैटरल, क्लोज्ड। तो सिंपल क्वेश्चंस हो गए कि स्टेम का बंडल कैसा है? कॉन्जॉइंट, कोलैटरल, ओपन टाइप मोनोकॉट में, डाइकॉट में। और मोनोकॉट में कैसा आएगा? कॉन्जॉइंट, कोलैटरल, क्लोज्ड टाइप। रूट में कैसा होगा? चाहे मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो, रूट का बंडल एक ही आएगा, दैट इज कॉल्ड रेडियल वेस्कुलर बंडल। तो ये बात कंप्लीट हो गई है ना। और इतना तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी में क्या नहीं दिया? दैट इज बाइकोलैटरल एंड कंसेंट्रिक। इनको देखते हैं कि इनमें क्या क्या खास बात है ना। ये तो अब हम एक बाइकोलैटरल देख लेते हैं कि बाइकोलैटरल कैसा होगा। बाइकोलैटरल में क्या होता है? इस तरीके से बंडल है, दो कैम्बियम है, दो फ्लोएम है, और दोनों के बीच में एक जाइलम है। ये तो हुआ जाइलम। अगर ये बाहर वाला है तो दिस विल बी आउटर फ्लोएम, ये बन गई आउटर कैम्बियम, कैम्बियम भी दो हो जाएंगी। फिर ये बन गई इनर कैम्बियम, और ये बन गया इनर फ्लोएम। तो जब बंडल ऐसा होता है कि जाइलम इज सैंडविच बिटवीन टू कैम्बियम एंड टू फ्लोएम, जाइलम एक सैंडविच के जैसा हो गया, दो कैम्बियम दो फ्लोएम के बीच में, तो बंडल क्या कहलाता है? बाइकोलैटरल वेस्कुलर बंडल कहलाता है। और यहां कैम्बियम होगी ही होगी। सो दीज आर ऑलवेज ओपन टाइप। ये हमेशा क्या कहेंगे? ऑलवेज ओपन होंगे। एग्जाम्पल में यहां पे क्या आएगा? एग्जाम्पल में यहां पे सोलेनेसी फैमिली के अंदर आपको ये मिल जाएगा, इवन आपको कुकरबिट्स में ये मिल जाएगा है? तो सोलेनेसी हो गई, कुकरबिटेसी फैमिली हो गई, या मेंबर कुकरबिट्स हो गए, तो इनके अंदर आपको ये बाइकोलैटरल वेस्कुलर बंडल भी मिलेगा। ठीक, ये दूसरा हो गया। और ये हमेशा ओपन ही है, इसमें क्लोज वाला कोई ऑप्शन नहीं है। तीसरा क्या है? कंसेंट्रिक था हमारा। कंसेंट्रिक का मतलब होता है रिंग, जहां पे एज रिंग होगा, एक पूरी पूरी रिंग बनेगी, मतलब एक टिश्यू दूसरे को, यानी जाइलम या तो फ्लोएम को या फ्लोएम जाइलम को सराउंड कर लेगा पूरे रिंग के जैसा। यहां दो पॉसिबिलिटी है। दो पॉसिबिलिटी क्या है? या तो ये अरेंजमेंट होगा कि जाइलम को सेंटर में रख के ऊपर फ्लोएम की पूरी रिंग बना दो, या ये होगा कि फ्लोएम को सेंटर में रख के ऊपर पूरी जाइलम की रिंग बना दो। ये कैम्बियम यहां होती नहीं, सो दीज आर ऑलवेज क्लोज्ड। बाइकोलैटरल हमेशा ओपन है, कंसेंट्रिक हमेशा क्लोज है, और कोलैटरल है तो ओपन और क्लोज दोनों हो सकते थे। अब इनके नाम क्या बोलोगे? क्योंकि यहां पे जाइलम सेंटर में है, जब जाइलम सेंटर में होगा तो जाइलम का नाम था हेड्रो, हेड्रोम लिखा था ना आपने जाइलम को, तो ये बन गया हेड्रोसेंट्रिक। फ्लोएम का नाम था लैप्टोम, तो ये बन गया लैप्टोसेंट्रिक। इनके दूसरे नाम भी हैं। हेड्रोसेंट्रिक को बोला जाता है एम्फी क्राइबल, और लैप्टोसेंट्रिक को बोला जाता है एम्फी वेसल। तो ये दो पॉसिबिलिटी आ गई कि हेड्रोसेंट्रिक यानी एम्फीक्राइबल, और लैप्टोसेंट्रिक यानी फ्लोएम सेंटर में है तो एम्फी वेसल, है ना।
ठीक। अब ये मिलेंगे कहां पे आपको, जो हेड्रोसेंट्रिक है ये रेयर है, ये आपको फर्न में मिलेगा, फर्न यानी टेरिडोफाइट। हालांकि आप कह सकते हैं कि सर हम फर्न या टेरिडोफाइट की एनाटॉमी तो पढ़ ही नहीं रहे, तो हमने क्यों पढ़ा। मैंने बोला भी आपको कि ये तो एक्सेप्शन वाली बात थी, आपकी बुक में तो दिया ही नहीं है, बट आपको याद रखना है कि फर्न के अंदर मिलेगा आपको, है ना। और जहां तक ये बात है कि लेप्टोसेंट्रिक और एम्फीबेसल कहां मिलेगा, ये याद रखिए, ये आपको मिलेगा ड्रेसिना में और यक्का में, ड्रेसिना एंड यक्का, है ना। ड्रेसिना और यक्का कैसे हैं, डाइकॉट है मोनोकॉट है, बताओ किसी को पता है। ड्रेसिना और यक्का कैसे प्लांट है, डाइकॉट में आते हैं मोनोकॉट में आते हैं। शिवानी जैन ने लिखा है सर फिर ये दूसरा केस कॉन्जॉइंट कैसे हुआ, इसमें तो फ्लोएम अंदर आ रहा है ना। बेटे अंदर आ रहा है तो बाहर तो आ ही रहा है ना, आउटर फ्लोएम तो है ना, फ्लोएम आउटर साइड होगा, कंडीशन ये है। ये कंडीशन नहीं है कि फ्लोएम ऑलवेज आउटर साइड आएगा और इनर कभी हो ही नहीं सकता, ये भी आएगा, है ना। विधि विस्ट ने लिखा है मोनोकॉट है, ड्रेसिना और यक्का मोनोकॉट है। मोनोकॉट में किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, प्राची ने भी लिखा है मोनोकॉट है। बताओ, फरहीन का आंसर सबसे पहले आ गया, लिलिएसी फैमिली, है ना। ठीक है, लिलिएसी फैमिली के मेंबर हैं ड्रेसिना और यक्का, जिनके वेस्कुलर बंडल लेप्टोसेंट्रिक या कंसेंट्रिक होते हैं। नॉर्मली कैसे होने चाहिए, बीइंग ए मोनोकॉट, कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज्ड, लेकिन एक्चुअली इन प्लांट में कैसे होगा, कॉन्जॉइंट कंसेंट्रिक क्लोज्ड। कोलैटरल की जगह यहां पे क्या आ गया, कंसेंट्रिक वर्ड आ गया, क्योंकि यहां रिंग्स की फॉर्म में है रादर देन वंडल, जैसे आपने अभी पीछे बनाया था, पीछे वाली स्लाइड पे बनाया था। तो ये लिलिएसी फैमिली के मेंबर हैं, क्लियर। तो ये पूरा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में हुआ। यहाँ पे फर्न वाला बस एक इश्यू है, अगर आप फर्न को छोड़ दो तो बाकी सारे फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म की ही बात थी। अगर आप पीछे जाओगे तो ऐसे टाइप्स को आप एक साथ भी लिख सकते थे कि रेडियल जो केवल रूट में है, जहां जाइलम फ्लोएम डिफरेंट रेडियस पे है, वो हमेशा रूट में होगा। कॉन्जॉइंट जहां जाइलम फ्लोएम सेम रेडियस पे होंगे, और ये हमेशा शूट यानी स्टेम मान लेते हैं फिलहाल के लिए। अब कॉन्जॉइंट तीन टाइप के हैं, कोलैटरल, बाइकोलैटरल, कंसेंट्रिक। तो कोलैटरल बुक में आपके दिया हुआ है, एक जाइलम होगा, एक फ्लोएम होगा, फ्लोएम बाहर की तरफ बनाओगे, जाइलम अंदर की तरफ बनाओगे। अगर जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम है तो कोलैटरल में ओपन हो गया, जैसा मोस्ट ऑफ द डाइकॉट स्टेम है। अगर कैम्बियम नहीं है तो क्लोज्ड हो गया, जैसा मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट के केस में। फिर आएगा बाइकोलैटरल, कि भाई दो फ्लोएम बना लो तो दो कैम्बियम भी आएंगी, सेंटर में जाइलम एक ही आएगा, तो ऐसा बंडल बाइकोलैटरल कहलाएगा। कुछ डाइकॉट की फैमिली जैसे सोलिनेसी या कुकरबिट्स हैं, उनके अंदर आपको बाइकोलैटरल वेस्कुलर बंडल मिलेंगे। ये एनसीईआरटी में है नहीं, बट आपको ये क्वेश्चन कई बार मिलेगा, आप देखोगे तो, कि बाइकोलैटरल वेस्कुलर बंडल कहां होते हैं। फिर आएगा तीसरा कंसेंट्रिक, मतलब एज ए रिंग। अगर फ्लोएम सेंटर में है और बाहर उसको जाइलम सराउंड कर रहा है तो लेप्टोसेंट्रिक हो गया। एम्फीवेसल बोल सकते हो, एग्जाम्पल में ड्रेसिना यक्का बिलोंग्स टू फैमिली लिलिएसी ऑफ मोनोकॉट्स। और अगर कहीं ऐसा है कि जाइलम सेंटर में हो, फ्लोएम उसको सराउंड कर ले, तो ऐसा होता है, बट ये बहुत रेयर टाइप का था। फर्न के अंदर ऐसा होता है, फर्न हमने टेरिडोफाइट में पढ़ा था अंडर द ग्रुप साइलोप्सिडा, जो टेरिडोफाइट की चौथी क्लास थी, जो एडवांस टेरिडोफाइट कहलाते हैं उनको फर्न कहते हैं, बिलोंग्स टू क्लास बिलोंग्स टू क्लास टेरोप्सिडा या फिलिकॉप्सिडा लिखा था। तो फर्न के अंदर आपको जो है वो हाइड्रोसेंट्रिक और एम्फीक्राइबल मिलेगा। इतने ही टाइप के वेस्कुलर बंडल होते हैं, एक्चुअली इनके अलावा कोई और टाइप है ही नहीं, तो इसीलिए आपको ये दोनों भी पढ़ा दिए कि अगर कुछ आ जाए बाइकोलैटरल और कंसेंट्रिक में ड्रेसिना यक्का तो इंपॉर्टेंट है ही, तो आपको वो चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो हमारा ग्राउंड टिश्यू भी कंप्लीट हो गया, हमारा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम भी हो गया, हमारा वो भी हो। अब नेक्स्ट क्लास में आप क्या पढ़ेंगे, आपको एक एनसीईआरटी लेके बैठिएगा अगली क्लास में। हालांकि हम तो डायग्राम को साइड बाय साइड कॉपी पेस्ट कर ही सकते हैं। हमें पढ़ना है डाइकॉट और मोनोकॉट की रूट, स्टेम, लीफ की एनाटॉमी। हालांकि वो आपने 11th में अगर कभी स्कूल में वो किया हो कि आपको एक छोटा सा स्पेसिमेन सैंपल दे दिया जाएगा, आप उसको कट करोगे, उसको स्टेन करोगे, उसकी स्लाइड बनाओगे, उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे, प्रैक्टिकल कॉपी में उसका डायग्राम बनेगा, उसके कमेंट्स लिखे जाएंगे, स्कूल में चेक होके सबमिट हो जाएगा।
जैसे सीबीएसई में प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो प्रैक्टिकल में आपको पढ़ाया जाता है कि एक डाइकॉट और एक मोनोकॉट की रूट स्टेम लीफ की एनाटॉमी क्या है। हम तो पढ़ ही रहे हैं, ये तो थ्योरेटिकल हो गया जो आपको पढ़ाया गया। आप प्रैक्टिकली करके देखो तो आपको वो कैसा दिखाई देगा। तो आपकी बुक में 6 डायग्राम बने हुए हैं, डाइकॉट, मोनोकॉट, रूट स्टेम लीफ, डाइकॉट के रूट स्टेम लीफ, मोनोकॉट के रूट स्टेम लीफ। नीट में कैसे आता है? नीट में कंपैरेटिव आता है कि डाइकॉट की रूट और मोनोकॉट की रूट में क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों में क्या चेंजेस होंगे या क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिससिमिलैरिटीज हैं, ऐसे ही स्टेम और ऐसे ही लीफ। तो हम उसका एक रैपिड व्यू लेंगे, जल्दी जल्दी उसे कंप्लीट करेंगे एंड आफ्टर दैट आपको सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ना है ना। तो इतना इस चैप्टर में अभी बाकी है, एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट, रूट स्टेम लीफ, एंड फिर 4th सेक्शन आएगा सेकेंडरी ग्रोथ, है ना। आज के लिए इतना ही। बाकी बताइए, कोई किसी को डाउट हो कुछ? डीपीपी आप लोग कर रहे हैं, डीपीपी में किसी को कोई डाउट है बताइए। डीपीपी के डाउट बेटा आपको ही डिस्कस करने पड़ेंगे, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। चेंज ये है कि हम बॉटनी पढ़ रहे हैं। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री होता तो मैं डीपीपी लेके बैठता, क्योंकि बीइंग ए टीचर मुझे पता ही होता कि 10 में से 5 क्वेश्चन आप करोगे नहीं। बॉटनी जूलॉजी का क्या होता है, स्पेशली मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो बॉटनी का क्या है कि भाई आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए गए, वो आपको करने हैं। क्वेश्चन नहीं गलत हो जाएंगे तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कह देते हैं कि सर हम आंसर मान के इसको याद कर लेते हैं। कई बार मैं भी बोल दूंगा बेटा इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, सीधे सीधे याद कर लो। बट फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है या लगता है कि इसका आंसर डीपीपी में गलत दिया हुआ है, तो प्लीज आप एक बार उसको डिस्कस करिएगा, है ना। तो डीपीपी के डाउट्स जरूर डिस्कस करिए, चाहे भले आप एक चैप्टर खत्म होने के बाद करिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने मॉर्फोलॉजी किया, उसमें मैंने आपको 6 या 7 डीपीपी प्रोवाइड किए हैं, अपलोड हुई होंगी, तो उनके सारे डाउट्स एक साथ कर लीजिए। या एनाटॉमी खत्म जब हो जाएगा तो एनाटॉमी के सारे डाउट्स एक साथ कर लीजिए। और अगर आप डेली भी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, बट फॉर दैट मुझे पहले से इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि सर डीपीपी नंबर दिस, नंबर जरूर, क्योंकि मैं डीपीपी को एक्सेस तभी कर पाऊंगा जब मुझे डीपीपी नंबर आप बताएंगे। तो उस डीपीपी का क्वेश्चन नंबर ये है और इसमें ये डाउट है, तो हम उस चीज को डिस्कस कर पाएंगे, है ना। ओके सर, एनाटॉमी के डीपीपी में ट्यूनिका कार्पस थ्योरी ये सब आपको नहीं मिला होगा। आपको जो डीपीपी प्रोवाइड किए हैं उसमें ऐसे क्वेश्चंस नहीं होंगे। ट्यूनिका कार्पस थ्योरी या पेरिब्लम प्लीरोम ये सब नहीं होगा, छोड़ दीजिएगा ये क्वेश्चंस। मैं एक बार फिर से देख लूंगा कहीं दूसरी तो नहीं अपलोड कर दी उन्होंने, वरना एनाटॉमी की डीपीपी में ये क्वेश्चंस नहीं करने आपको, ठीक है। ये क्वेश्चंस है ही नहीं, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है कि शूट का मेरिस्टेम का स्ट्रक्चर और उसके लिए कौन कौन सी थ्योरीज किस किस लोगों ने दी थी। ये सब आज से 20 साल पहले के क्वेश्चंस थे, अब नहीं करने आपको। बुक में भी है तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैंने जो आपको टेक्स्ट दिया, मैंने जो आपको क्लासरूम के थ्रू स्पेशली दिया, आपको उससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट किसी क्वेश्चन में आता है देन मोस्ट वेलकम, जरूर पूछिए। अगर कोई ऐसी चीज है जो इससे बाहर की है, छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है आपको, है ना। ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं 100% तो कोई एफिशिएंट होता नहीं तो शायद मैं भी नहीं बोल पाऊंगा, बट 99.99% मैंने जितना आपको पढ़ा दिया इससे बाहर बॉटनी में कुछ भी नहीं आएगा। और मुझे नहीं लगता किसी को नीट के अलावा बॉटनी पढ़ने की जरूरत है। अगर आपको नीट के अलावा किसी को बॉटनी पढ़ने की जरूरत है तो फिर आप अलग से पढ़ लीजिए, है ना। क्योंकि नीट में जितनी बॉटनी आनी है दैट इज मोर देन इनफ, जितनी मैंने आपको पढ़ा दी, जितनी जरूरी है उससे 2 लाइन ज्यादा ही पढ़ाई होगी, कम नहीं पढ़ाया होगा। एनसीईआरटी जरूर एक बार देखनी है और मैंने जो क्लास में आपको पढ़ा दिया बस वो देखना है। इनसे रिलेटेड जहां से कोई क्वेश्चन बनता है आप पूछ लीजिए। अगर कोई लगता है कि सर ने पेरिब्लम तो पढ़ाया नहीं, सर ने ट्यूनिका कार्पस थ्योरी तो पढ़ाई नहीं, सर ने एपिकल सेल तो कहीं पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता है तो छोड़ दीजिए। पूछना भी है तो आप पर्सनली पूछ लीजिए, क्योंकि फिर हमारा टाइम क्लास का किल नहीं होगा। क्लियर। सो हाँ, ये एक डाउट था अभिषेक ने जो पूछा, ये मुझसे किसी और स्टूडेंट ने भी पूछा था कि सर शॉक एब्जॉर्बर क्या है, पैरेन्काइमा या कॉलेनकाइमा। एक्चुअली हायर बुक्स के अंदर दोनों को शॉक एब्जॉर्बर में रखा गया है। तो फिलहाल मैं ये कर सकता हूं कि आपको जिन्होंने कॉलेनकाइमा लगाया है उनको भी मार्क्स मिल जाएगा, जिन्होंने पैरेन्काइमा लगाया है उनको भी मार्क्स मिल जाएगा, बिकॉज एनसीईआरटी में कोई ऐसा दिया नहीं है कि शॉक एब्जॉर्बर किसे कहते हैं। पुराना क्वेश्चन है, कभी आया था तो आंसर पैरेन्काइमा था उस टाइम पे, बट उस टाइम पे कोई एनटीए नहीं था, कोई सीबीएसई की ऑफिशियल आंसर की नहीं आती थी। हम बुक्स को रेफर करके ये काम करते थे। न्यू बुक्स या हायर लिटरेचर को अगर आप देखोगे तो उसमें कॉलेनकाइमा को भी शॉक एब्जॉर्बर दिया है, पैरेन्काइमा को भी दिया है।
तो फिलहाल ये हो सकता है कि इस क्वेश्चन के दोनों आंसर सही हैं, आप में से दोनों लोग जिन्होंने जो भी किया होगा मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। मैंने पैरेन्काइमा लिखवाया था, ऑफ कोर्स मैंने पैरेन्काइमा लिखवाया था, है ना। क्लियर बेटा। सो आज के लिए इतना ही। किसी को कोई और डाउट हो तो फटाफट बताओ। 1 बज गया है, आपकी क्लास 11:30 से शुरू हुई थी लगभग, तो मैंने 1 बजे छोड़ दी। थोड़ा सा देर शुरू हुई थी, 15 मिनट, तो है इशू कुछ, उसको भी देखते हैं क्या कर सकते हैं। सो कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, एनाटॉमी ऑफ रूट स्टेम एंड लीफ, एंड आफ्टर दैट सेकंड डी ग्रोथ। क्लियर। तब तक के लिए गुड बॉय, हैव ए नाइस डे। प्रैक्टिस करते रहिएगा, बिकॉज प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आएगा, है ना। आपके लिए जो एक सोल्यूशन हो सकता है दैट इज प्रैक्टिस, और उसके अलावा कुछ